नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और मेरे साथ हैं आज जानी मानी लेखिका कमला दत्त। बहुत बहुत स्वागत है कमला जी। पहले तो इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं। बरसों पहले आपको YouTube पे देखा था और आपकी आवाज़ का जादू तब से था और मुझे ये बिल्कुल बहुत हैरानी हो रही है कि मैं आपको मिल सकी, आपसे बात कर सकी। और अब आज ना भी आते तो मैंने जाके बहुत खुश होना था कि मैं इरफान साहब से हाथ मिला ऐसे में ये बहुत बड़ा मौका मुझे दे रहे हैं। दूसरा, मैं बहुत दिनों बाद हिंदुस्तानी में बातचीत कर रही हूँ और तलफ़्फ़ुज़ में बहुत सी गलतियाँ होंगी, उसके लिए पहले से माफ़ी। और एक बात, कुछ भी शुरू करने से पहले, बहुत पहले किसी जान पहचान वाले ने कही थी, कहने लगा मैं जब कोई भी बात शुरू करने लगता हूँ या कोई भी सिलसिला या दोस्ती, तो उसमें पहले से ही मेरी रहती है कॉवेनेंट ऑफ फॉरगिवनेस, मांग लेता हूँ। और उसकी वजह ये रहती है कि मुझे पता है कि कुछ लम्हे या कुछ साल, जो भी वक्त आपके साथ बिताऊं, उसमें मैं ज़रूर आपको कोई ना कोई दुख पहुंचाऊंगा या कोई ऐसी बात कह दूंगा कि जिससे आपको दुख हो। और पहले से माफ़ी मांग लेने पर मैं पूरा फ्री रहता हूँ कि मैं जो लम्हे आपके साथ बिताऊं वो पूरी शिद्दत के साथ बिता सकूं और उसमें कोई डर ना रहे, क्योंकि मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली है। वैसा ही आज मैं कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि ये जो इस साल जिस बहाने से आपसे मुलाकात हुई वो है आपकी एक किताब का एक कुछ लॉन्च जैसा हमने देखा, आपकी कहानियों का संग्रह। तो इसके पीछे क्या इरादा था कि वैसे तो फ्रीक्वेंटली आप आती रहती हैं हिंदुस्तान, लेकिन इस बार इस किताब को लेकर इस जमावड़े का क्या वजह थी उसकी? कहानियों की इस किताब की शुरुआत से बताने से पहले ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ बातें जो मैं शेयर करूँगी वो एक अदना सी इंसान की आम जिंदगी के वाक़े हैं, उन्हें जनरलाइज ना किया जाए। मेरी सबसे बड़ी कोफ्त रहती है अमेरिकन से यहाँ आके 3 हफ्ते में किताब लिख एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर हमें हमारे मुल्क के बारे में बताते हैं। वो नहीं मैं करना चाहती। जो भी बात होगी अमेरिका को लेके वो जनरलाइजेशन है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। किताब का ऐसा था कि 3-4 किताबें छप चुकी थी और कोई 2-4 लोग शायद पढ़ भी रहे हों। पहले की किताबें 1-2 पहले छप चुकी थी और अब बाद की मेरे पास डॉक्टर मेहर का नंबर था। उन्होंने कई लोगों की चीज़ें कंपाइल की हुई थी। मेरी बड़ी अच्छी एक दोस्त की सुनीता, तो मैंने ही उनसे कहा कि आपको लगता है की जाए। उन्होंने की और बड़ी अच्छी तरह से की। और उस मीटिंग का होना बिल्कुल ही जैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं। मैं कुछ साल पहले आई तो चंद्रकांता जी से मिली थी, जानी पहचानी हिंदी की राइटर हैं। और जब मुझे बहुत साल पहले मिली तो उनकी एक गोष्ठी थी, मुझे पढ़ने के लिए बुलाया था। उसी गोष्ठी में विशाल से मिलना हुआ। तो मैं अपनी किताब साहित्य अकेडमी में पिछले साल भी पूरे मैंने सेशंस अटेंड किए, लगा कि इतने लोगों को सुन सकूंगी। इस बार भी सुन रही थी। किताब विशाल को लास्ट ईयर दे गई थी, उनका कोई प्रेजेंटेशन थी, मिली तो मैंने कहा विशाल किताब पढ़ी थी, कुछ सोचा, एंड देन ही ऑर्गेनाइज्ड इट। तो सब चीज़ें आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू विशाल। अगर ना करते तो मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, तो वहीं का वहीं रह जाता। तो इस तरह देखें कि ये जो किताब है कहानियों का संग्रह खास तौर पर, वो कब से कब तक की कहानियाँ उसमें शामिल? अच्छा, उसमें मैंने लिखना ही वहाँ जाके शुरू किया। जो पहली मेरी कलेक्शन थी मछली सलीब पर टंगी, वो सारी कहानियाँ 70 से लेकर पहले संग्रह की 70 से 79 तक की हैं। दूसरे संग्रह की कुछ कहानियाँ जो भी धर्मयुग में
सारिका में और एक आध हंस में भी छपी थी, वो है 79 के बाद की पीरियड की। और जो है अच्छी औरतें और अन्य कहानियाँ जो थर्ड शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो सारी कहानी तो मेरे साथ बरसों से रही, पर लिखी मैंने रिटायरमेंट के बाद और छपी रिटायरमेंट के बाद। तो बस वही मेरा लिखने का टाइम फ्रेम बड़ा कम रहा है, 70 से 79 और 83-84 तक। उसके बाद लिखती रही पर कुछ छपा नहीं, इधर उधर पड़ी रही। उसके बाद कहानियों को रियली कंपाइल किया मैंने रिटायरमेंट के बाद, जो ये तीसरी किताब है 216 या 17 में। पर कहानियां मेरे साथ चलती रही थी, आसपास के लोगों की कहानियां थी। कहानियों के अलावा आपने नॉवेला भी आपने दिखाया भी कि दो छोटे उपन्यास आपके हैं। तो ये कब लिखे गए? एक 2017 का है 2017, और बॉस्टन वो दिन तो 2023 में 23। वो बॉस्टन में हम कुछ लोगों की जिंदगी का हिस्से की कहानी है। तो इस तरह से 2 छोटे उपन्यास हो गए और एक आपने कविता संग्रह भी दिखाया। हाँ, वो क्या है? वो ऐसा है कि बीच में जब मैं कुछ भी नहीं लिख रही थी, इंग्लिश पोइट्री की वर्कशॉप्स में वहाँ जाती रहती थी, जस्ट टू कीप दैट पार्ट ऑफ मी अलाइव। तो लोकल पोइट्स वगैरह काफ़ी दोस्त भी थे, उनमें कुछ बड़े अच्छे हैं जिनको पुलिसर भी मिल गया है। कुछ वर्कशॉप अटेंड करती थी, कुछ पोएम्स वहाँ पढ़ भी लेती थी 1-2 बार। पर राइटिंग को अलाइव रखने के लिए वर्कशॉप्स ने मुझे अलाइव रखा इन ए सेंस 2006 ऑनवर्ड्स। और रिटायरमेंट के बाद जब भी मैं घर की सोचती थी, नाना का बेंगलोर का घर याद आता था, उससे जुड़ी बहुत सी कहानियाँ दिमाग में पुरानी बची रह गई थी। और बाद की भी पोएम्स अक्सर जब टाइम साइंस में बहुत कम मिलता था, पर कभी कुछ पसंद आए तो छोटा सा टुकड़ा रख देती थी, उन्हें कंपाइल किया है। तो बहुत सारी पोएम्स मेरे नाना के घर के से जुड़ी, बचपन कहीं या कुछ बाद में बात की। यहाँ पर जिक्र नाना के घर का बेंगलोर का भी आया, लेकिन आप पैदा कहाँ हुई और कब हुई? अच्छा, पैदा लाहौर में हुई, पार्टीशन से पहले हुई, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, साल नहीं बताऊंगी। ठीक है। और फिर हम लोग पार्टीशन से पहले ही हमारी मदर जो थी ओनली चाइल्ड थी। जब थोड़े बहुत झगड़े शुरू हुए तो नाना ने वहाँ से आदमी भेज के हमें बुला लिया। तो 1946 से 51 तक हम बेंगलोर में रहे, वहीं इंग्लिश और कन्नड़ा पढ़ा। फिर यहाँ आके हिंदी पढ़ी, वो तो स्कूल में वैसे अल्फ़ाबेट वगैरह आता था 7th ग्रेड से 10th ग्रेड तक। तो मतलब ये हुआ कि लाहौर से आप आई बेंगलोर, और बेंगलोर से फिर आई चंडीगढ़। बेंगलोर से हम लोग, क्योंकि डैडी सेक्रेटेरिएट में थे, फिर हम लोग शिमला आए। शिमला से फिर डैडी डेपुटेशन में थे अंबाला, देन बैक टू शिमला। तो हाई स्कूल करने तक हमने बेंगलोर, शिमला, अंबाला वो सब हो चुका था, और 4-5 स्कूल भी बदल चुके थे। फादर आप क्या करते रहे? फादर सेक्रेटेरिएट में थे, पुराने जमाने के अंग्रेजी के मास्टर्स थे और लॉ ग्रेजुएट भी थे। और उनके बड़े भाई उस जमाने में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी से पढ़ के आए हुए थे। फिर उनके फादर की डेथ हो गई, डैडी लाहौर में ही पढ़े, सेक्रेटेरिएट में थे। इस तरह से आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 भाई बहन इकट्ठे रहे हैं, तो उन्हीं को मैं मानती हूँ। पर बड़ा भाई थे वो नाना नानी के पास रहा, एक और छोटा भाई भी। तो बड़ा उस जमाने में 6, 7, 8 सभी के थे, हम लोग भी थे। तो इस तरह पढ़ाई आपकी क्या हुई? पढ़ाई स्कूल की, कॉलेज की, कहाँ की? हाँ, पूरी बताइए। अच्छा, लाहौर की मेरी बहुत कम मेमोरीज हैं, पर इतना पता है कि फैमिली काफ़ी प्रोग्रेसिव, तो मॉन्टेसरी स्कूल में डाला। फिर बेंगलोर हम गए तो काफ़ी एक्सक्लूसिव स्कूल था, उस जमाने का प्राइवेट,
और इंग्लिश मीडियम पर कन्नड़ा भी था। अच्छा स्कूल मीन्स कि वी हैड स्विमिंग पूल था, बैडमिंटन कोर्ट सब वगैरह उस स्कूल में थे। मोस्टली लोकल लड़कियाँ, पर हम लोग गए हुए यहाँ से। उस वक्त बेंगलोर में 3-4 पंजाबी फैमिलीज वेल नोन थी। मेरे नाना की एक कोई पंजाबी थे, उनके मूवी हॉल्स थे। एक और पंजाबी थे, उनकी फार्मास्यूटिकल थी, और भी होंगे, पर ये थोड़ी प्रोमिनेंट फैमिली थी। और अच्छा स्कूल था। और वहाँ की 2-3 बातें मुझे याद हैं। फिर सिंधी पंजाबी लड़कियाँ आ गई, तो उनको कहते थे कि रेफ्यूजीज़ हैं। हम लोग अपने आप को रेफ्यूजीज़ ही मानते थे, क्योंकि हमारा नाना का घर है। तो सिंधी पंजाबी लड़के हम मिलके थोड़े प्ले भी करते थे। हमारे साथ उस ज़माने में भी एक बोरा लड़की थी। स्विमिंग पूल बंद हो गया था क्योंकि वहाँ एक लड़की डूब गई थी। तो हमारी जो बोहरा फ्रेंड थी वो कहती थी कि वो मुझे पेड़ों पे दिखती है। तो फिर हम सब लोग चीखे मारते थे, कलेक्टिव स्क्रीम के वो वहाँ है। पर हम सिंधी पंजाबी लड़के आफ्टरनून में मेज जोड़ के प्ले भी किया करते थे, थोड़ी बहुत जो कोशिश। फिर क्या हुआ कि वो स्कूल कन्वर्ट हो गया टोटल कन्नड़ा में। तो फिर घर वाले चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम चाहिए। तो फिर वहाँ 2 कॉन्वेंट थे। जो मेन कॉन्वेंट था उसमें जगह नहीं मिली। एक था सेंट टेरेसास कॉन्वेंट जो ऑर्फनेज के साथ था, उसमें ऑर्फनेज की भी लड़कियाँ थी। तो फिर 3-4 साल सेंट टेरेसास कॉन्वेंट में पढ़े। फिर हम लोग शिमला आ गए। शिमला में सेंट थॉमस में कुछ दिन। फिर डैडी डेपुटेशन में चले गए तो अम्बाला में जो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट था वो सिर्फ 4th ग्रेड तक था। तो फिर एक स्कूल था वहाँ हरगोलाल, वहाँ से हाई स्कूल किया। कॉलेज स्टार्ट वहाँ किया। फिर डैडी की ट्रांसफ़र हो गई तो शिमला से अम्बाला से शिमला। फिर वापस जब हम चंडीगढ़ आ गए तो FSC में मैं 3 कॉलेज बदल चुकी थी। फिर चंडीगढ़ आने के बाद फिर 57 से वहीं कॉलेज से पहले BSc, फिर MSc करने 1 साल होशियारपुर गई। फिर यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई, MSc ऑनर्स और PhD किया चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ एक स्ट्रेच है जहाँ हम रियली बहुत साल कॉन्टिन्यूसली रहे, सब बहन भाई। और हम लोग ही नहीं रह रहे थे, मेरे 2 ताया जी भी वहाँ रह रहे थे, उनके भी बच्चे थे। तो बहुत आना जाना हम सब कजन्स में था। और ये था कि जब भी हमारे घर वाले मिलते थे, मेरे फादर और ताया जी जो अपने आप को पूरे ब्राउन साहब थे, वो शेक्सपियर और वो कुछ सुना रहे हैं। मेरे जो ताई जी थे नीरू के मदर, वो बहुत अच्छे अशार पढ़ती थी और मैंने उन्हीं से कुछ पढ़ने उस ज़माने में सीखे थे। तो कुछ हम लोग अशार पढ़ रहे हैं, कोई गा रहा है, एक छोटी सी महफिल बन जाती थी जब हम पढ़ भी रहे थे। फिर थोड़ा जब मैं कॉलेज में हुई तो हमारा एक दोस्त था, वो अच्छा लिखता था इंग्लिश की। बाद में उन्होंने PhD की। जो हमारे एक्टर हैं खेड़, उनका टीचर रहा था शिमला में, कैलाश आलूवालिया, एंड ही यूज्ड टू राइट। और उस ज़माने में गोष्ठी करता था। तो उसने हमारे घर में आ जाना, कहना आपके घर में गोष्ठी होगी। तो 2-4 पोइट्स आ गए। हमारे फादर को चेयर बना देता था, खुद कन्वीनर बन के छोटी सी गोष्ठी हो जाती थी। फिर नीरू में हम लोग, एक था कि सब घर वालों को घूमने का शौक था। उस शिमला में भी जब हम थे तो डैडी 5 मिनट चला के जा रहे हैं कि झरना है, झरना देखने जाना है। वहाँ जाए तो टिकल पानी होता था, वैसे ही लेके चले गए हैं। तो वो घूमने की आदत डैडी से। और हम लोग ओपन थे, खुले दिमाग के। हमने कहा कि लेक पे पोइट्री पढ़नी है रात को 12-1 बजे। कौन उस जमाने में लड़कियों को जाने देता है? हमारे ताई जी नीरू के मदर कहते नहीं मैं साथ चलूँगी। तो हम 12 बजे लेक पे, तो पर सिक्योरिटी थी कि वो साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसी तरह मुशायरे में लड़की नहीं जाती थी। और डैडी के एक फ्रेंड थे, उनकी लास्ट नेम दत्त था, पर वो जाते थे, वो उर्दू के अच्छे थे, तो उनकी बेटी और हमें ले जाते थे। तो अच्छा माहौल रहा, खुला खुला खुला। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में अच्छी थी, बाई चांस।
अब देखिए, बिना साइंस किए भी एफएससी में 3 कॉलेज बदलने के बाद उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मेडिकल कॉलेज जा सकूं, पर उसके बाद टॉपर रही। बीएससी में भी अपने सब्जेक्ट्स में टॉप किया, बीएससी ऑनर्स में भी, एमएससी में। एमएससी किस में किया? ज़ूलॉजी में। अच्छा। और पीएचडी भी फिर उसी में की। उनमें टॉपर थी यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा तुक्का चल गया। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मेहनती थी, तो और चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व रहती थी, थिएटर वगैरह में। तो डैडी का था कि भाई फेल नहीं होना, तो पढ़ लेती थी, बट कॉन्फिडेंस कभी नहीं था। मुझे लगता था फेल हो जाऊंगी, पर अच्छे नंबर आ जाते थे। सो आई डिड ओके। आई वोंट से ग्रेट, बट ऑल राइट। लेकिन ये सब चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या फिर बाद में कॉलेज की पढ़ाई हो, ये सब करते हुए खुद आपका अपना दिल क्या करने को होता था कि क्या करना है जिंदगी में? उस जमाने में एक तो साइंस में मेरे फादर बड़े खुश होते। मैं इंग्लिश की एमए करके आर्मी ऑफिसर शादी कर ली तो परफेक्ट था। जिद करके साइंस में गई, तो वो अपने मन से गई थी मैं। उस जमाने में बड़े बड़े मंसूबे थे कि हम देश सुधार करेंगे, ये करेंगे। शिमला में रहते हुए एफएससी में भूदान कैंप हो रहा था पंजाब में, और विनोबा भावे का कॉन्सेप्ट था कि हर कॉलेज से कुछ लड़कों को ट्रेन किया जाएगा, लड़के लड़कियों को, जो जाके गाँव में फिर भूदान मूवमेंट में पार्टिसिपेट कराएंगे। तब शिमला में ही थी, एफएससी के फर्स्ट ईयर में। तो भूदान कैंप के लिए उस समय लड़के तो हमारे कॉलेज से जा ही रहे थे, तो हमारे कॉलेज से मैंने कहा मैं जाऊंगी। तो उस कॉलेज में था कि हम 8-9 लड़कियों को जाने का पहले से था। धीरे धीरे सबके पेरेंट्स ने मना कर दिया, मैं अकेली रह गई। और मैंने कहा जाना है। तो स्कूल कॉलेज जो था वो एक लड़की के लिए एस्कॉर्ट भेजने के लिए तैयार नहीं था। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अपने फादर को बुला के लाओ, क्योंकि मैं लड़ रही थी कि अगर लड़कों को सहूलत, और लड़कियां भी मुझे उकसा रही थी कि अगर और लड़कों को सहूलतें हैं तो लड़कियों को भी होनी चाहिए जाने के लिए। तो डैडी को कॉलेज में बुलाया गया। बाई चांस ये हुआ, जो उस ट्रिप के इंचार्ज थे उनका नाम था डॉक्टर स्वामी, जो बॉटनी के प्रोफेसर थे। मेरे फादर ने इंग्लिश की एमए लाहौर में की थी, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से, तो वो वहाँ पढ़ाते थे। जब गए तो उनका इरादा था कि इनके फादर को कहेंगे कन्विंस करके कि अपनी लड़की को मनाइए, हम एक लड़की के लिए एस्कॉर्ट नहीं भेज सकते। डॉक्टर स्वामी ने डैडी को पहचान लिया, कहती ये तो अपना बरखुरदार है, इसकी बेटी जाना चाहती है तो मैं ध्यान रखूंगा, जाने दीजिए। तो मैं अकेली लड़की थी उस कैंप में। पूरे कैंप में 5 औरतें थी, 3 कांग्रेसी एमएलए, 2 खादी भंडार की, नहीं 6 में मुझे मिला के 2 खादी भंडार की सेविकाएं और एक मैं। बीमार हो गई क्योंकि मैंने आउटडोर टॉयलेट्स वगैरह देखे नहीं थे, मिर्ची था, पर गई थी जिद करके। तो वो जिद एक तरफ से थी। गोवा में स्ट्रगल चल रहे थे उनके लिए, रिलीफ के लिए। पागल। ये भूदान वाले में कहाँ गई? भूदान का जो कैंप था वो भटिंडा के पास एक जगह थी, बरोटा, पिछड़ा हुआ गांव। और विनोबा भावे नहीं आए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो इंचार्ज थे दादा धर्म अधिकारी, वो आए थे। तो वो थोड़ा कितने दिनों का कैंप था वो? 8 दिन का था, 8-9 दिन का। पर गई और डॉक्टर सामी ने इतने प्यार से रखा सब कुछ। वो पिछले थोड़ा चलता रहता था, पर मन में था कि हम बड़े बड़े काम करेंगे। कुछ किए नहीं, पर दिमाग में सोचा था हम चेंज लाएंगे। ये मेरी दूसरी बहन सरला उस जमाने में भी हमारी जो जमेदार नहीं उनको पढ़ाती थी। थोड़ा था, ये नहीं कि कुछ किया ज्यादा, पर था कि करेंगे। बाकी फिर खत्म हो जाता है धीरे धीरे। यू बिकम मोर रियलिस्टिक। फिर आप गोवा की बात कुछ बता रही थी। गोवा में उस वक्त गोवा फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी। उसके लिए सर्दी में मॉल पे खड़े होके पैसे, पागल, एकदम पागलपन था। चलता रहा। जैसा कि आपने बताया, चाहे वो शिमला हो या अम्बाला हो, कुछ मुशायरे और ये
अपने डैडी की वजह से थोड़ा घुमक्कड़ी कि भाई वहाँ चले गए और पैदल चल के झरना देखने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्या इन दोनों शहरों में कल्चरल हसल बसल क्या होती थी? फिल्में क्या चल रही थी? क्या कोई नाटक भी कभी आए, जैसे कि कभी पृथ्वी थिएटर का, कभी गेटी में कुछ हुआ हो, ऐसी कुछ यादें हैं? शिमला की नहीं है उस तरह की, उस वक्त की मूवीज हम बहुत कम देखने जाते थे। इतने भाई बहन थे, सब पढ़ रहे थे ना, तो मुझे लगता है रिसोर्सेस इतने थे जाने के, पर था भी कुछ नहीं। प्लेस वगैरह शिमला में मुझे याद नहीं देखे हों। हाँ, हमारे कॉलेज वगैरह में डिबेट्स वगैरह था, वो अटेंड करते थे। चंडीगढ़ आके पहला जो प्ले किया वो भी बाय फ्लूक। हम लोग पहले एक ही कॉलेज वहाँ हुआ करता था, कोएड का, मेन वेमेन का, गवर्नमेंट कॉलेज पर, गवर्नमेंट कॉलेज, लड़के लड़कियाँ थी। जब हम पहुँचे एफएससी के सेकेंड ईयर में तो गर्ल्स कॉलेज खुल गया, तो सारी लड़कियाँ वहाँ चली गई। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फॉर बॉयज़ में हम 100 के करीब लड़कियाँ होंगी, फिर हज़ारों में लड़के थे। बड़ा कॉलेज था और बड़ा कॉम्पिटिटिव था। जो टीचर्स गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे थे उससे अच्छे टीचर्स मैंने कभी नहीं देखे, और सभी के सभी अमेरिका या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे। ऑक्सफोर्ड बहुत ही अच्छे टीचर्स। तो वहाँ नाटक से जुड़ना भी फ्लूक था। डॉक्टर मेहंदी दत्ता हमारे ऑप्शनल हिंदी के प्रोफेसर थे, और सिंगल हैंडेडली मैं कहती हूँ चंडीगढ़ में ट्रेडिशन, थिएटर और लिटरेचर की उन्होंने की एस्टैब्लिश। अच्छे अच्छे राइटर्स को भी बाद में बुलाते रहे, पर पहला प्ले वो कर रहे थे जिसमें उससे पहले प्ले हुए थे चंडीगढ़ में, जहाँ कोई जैसे एक एक्सक्लूसिव क्लब था जिसमें आईएएस ऑफिसर्स की वाइफ वगैरह रोल करके करती थी। पर एज पर से स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर मेहंदी दत्ता प्ले कर रहे थे मिक्स्ड कास्ट के साथ। उससे पहले प्ले कर चुके थे टोटल मेल कास्ट, और मे बी एक में फीमेल ने मेल कर, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो उसमें मैं हीरोइन एक और लड़की थी दिलजीत बत्रा, उनको साइड के लिए चाहिए था। तो हमारी जो विमेन कोई ग्रुप होता था, विमेन काउंसलर या कुछ कॉलेज में थी, मिस बदानी, वो कहने लगी कि एक और लड़की की ज़रूरत है, पर अपने घर से परमिशन लानी पड़ेगी विद अ लेटर कि कोएड के साथ पार्ट करना है, बाद में ऑब्जेक्शन ना हो। मैंने कहा परमिशन तो मुझे मिल जाएगी, पर मैंने एक्टिंग की नहीं है। फिर डैडी ने परमिशन लेटर देना पड़ा, वो दिया, और एक रिहर्सल्स में डैडी आए। देन ही थॉट आई कुड मैनेज इट। वो पहला प्ले ही बाई चांस कंपटीशन में गेटी थिएटर गया, कोई ऑल इंडिया कंपटीशन था, और भी बहुत प्लेस थे, वीक लॉन्ग कंपटीशन था, और जजेस में आए हुए थे आईएस जौहर और कोई थिएटर वाले थे गॉड, 2 लोग। दिलजीत गॉट द फर्स्ट प्राइज फॉर अ हीरोइन। तो साइड रोल के लिए इन लोगों ने स्पेशल अवार्ड क्रिएट किया मेरे लिए, कि उनको लगा कि शायद ठीक है। उसके बाद आके चंडीगढ़ में फिर पहले वहाँ का जो प्ले था राम कुमार का उत्सर्ग था, फिर चंडीगढ़ में उसके आने के बाद टैगोर का मुक्तधारा, नॉटेड पूजा। उत्सर्ग आपका पहला प्ले था? हाँ, सर था। हाँ, और क्या था ये रोल आपका? साइड रोल का, जो हीरो था उसकी डॉटर का रोल था। क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा, जिसे कहते हैं ना, जो सिखाया डॉक्टर मेहंदी दत्ता ने बोल दिया, पर इमोशनल थी तो वो आ गया। तो लोग कहते हैं कि अच्छा था। उसी से फिर मेन लीड मिलने नहीं, जो आपको ये हेजिटेशन थी कि एक्टिंग तो आपने की नहीं है, तो वो कैसे टूटी? अच्छा, पता, बेसिकली आई एम अ वेरी शाय पर्सन। जब तक लोग जाने ना नहीं होता। पहली बार जब वो रिहर्सल करते, फाइनल रिहर्सल, तो जो मेकअप करती थी वो कहने लगी तो आंखें नीचे रखती है, डायरेक्ट तो ठीक, फिर आंखें ऊंची करनी, तो वो सब थी बाय एंड चांस। लेकिन जब पहुंच जाती थी बाद में, जब करने लग गई, देन आई वाज अ टोटली डिफरेंट पर्सन ऑन स्टेज। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस, हौसला भी
कुछ लोग बढ़ाने वाले हों, तो उस वे में डॉक्टर महेंद्र बड़े सपोर्टिव थे। एक और थे डॉक्टर ठाकुर, उर्दू के प्रोफेसर, वो दोनों मिलके किया करते थे। लड़की, सबसे बड़ी बात थी कि इतनी कम लड़कियां कर रही थी, तो हौसला अफजाई वो भी करते थे। तो उस तरीके से फिर मुख्यधारा में तो जो रोल है वो बड़ा पावरफुल रोल था कि लड़ाई एक नदी को लेके है, टैगोर का जो प्ले है, और दोनों तरफ से पानी पे किसका हक होगा उसकी लड़ाई है। और उसमें एक औरत जिसका बेटा मर गया, वो पागल है, वो रोल था, तो अच्छा हो गया। फिर नौटेर पूजा भी टैगोर का था, जिसमें बुद्धा की मदर का रोल, जब उनका दूसरा बेटा बुद्ध बनने लगा है, तो अच्छा रोल था। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, माइन्यूटली, इंच बाय इंच ठीक हो गया था। पर वैसे मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रही। कुछ लोग होते हैं ना, हमने ये कर दिया, वो कभी भी नहीं था, डर ही था। लेकिन वंस आई एम ऑन स्टेज आई एम ए डिफरेंट पर्सन, तो हो जाता है। पर डर बराबर बना रहता है, हर चीज का डर रहता है। हमने जिंदगी डर के काटी है हर तरह से, पर फिर कुछ उस डर में भी कुछ हो गया। जी, तो हम मुक्तधारा की बात कर चुके, हम नटेर पूजा की बात भी कर चुके। और बताइए नाटकों में क्या हुआ? उसके बाद कमलेश्वर की अधूरी आवाज़ में जो वो डबल रोल था वो किया। और फिर जब एमएससी करने होशियारपुर चली गई तो वहाँ गोदान में धनिया का रोल किया था, जिसके लिए यूनिवर्सिटी कलर भी मिला था, और रीजनल यूथ फेस्टिवल में भी अवार्ड मिले थे, रीजनल, स्टेट और फिर यूनिवर्सिटी कलर। और क्या नाटक? फिर आषाढ़ का एक दिन चंडीगढ़ में हो रहा था, मुझे चुन लिया गया था। पर तब मैं पीएचडी ख़त्म कर रही थी, तो मेरे जो थीसिस गाइड थे उससे पहले कह चुके थे नाटक वाटक ही करती रहती हो, थीसिस भी ख़त्म करोगे या नहीं। तो मन में सोच लिया था कि अब नहीं करना है नाटक। और साथ ही जो लड़का हीरो था, कुछ उससे खींच सी होगी, तो सोचा नहीं करना, तब नहीं किया। बल्कि वो हिंदी डिपार्टमेंट कर रहा था, इवन हजारी प्रसाद रिक्वेस्ट कर रहे थे और मेरे बॉस को कहा, पर उन्होंने पहले डांटा हुआ था इसलिए नहीं किया। पर वो नाटक करने का बहुत मन था, बॉस्टन में करना चाहती थी। एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें सब लोग, किसी ने कोई एक्टिंग की नहीं हुई थी, पर हिंदुस्तान से जो बाहर गया, अब उसने पर्दा खींचा तो वो कहता है मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि ये रोल तो कोई सुंदर लड़की कर सकती है, ये नहीं है। फिर छोड़ दिया वो, पर वो करने का मन बहुत था। तो फिर अटलांटा आके, आषाढ़ का एक दिन अटलांटा में हम लोगों ने 2 बार किया। पहली बार जिस ग्रुप में जो ऑर्गेनाइज किया मैंने, उसमें कन्नड़ा स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग और एक अमेरिकन लड़की भी थी, ठीक चल गया। फिर दोबारा जब हुआ तो पूरा इंडियन कास्ट से। फिर उसके कुछ देर बाद पगला घोड़ा भी हमने 2 बार किया था। खैर, ये तो अटलांटा की बात में हम लोग पहुँच गए, नाटक का ही जिक्र था इसलिए पहुँच गए। तो इधर आपने एमएससी पूरी करने के बाद फिर क्या किया? पीएचडी यहाँ से करके थीसिस सबमिट किया हुआ था, और फिर एडमिशन लेके पीएचडी ग्रेजुएट स्कूल की नेब्रास्का पहुँची। और नेब्रास्का में वैसे ही कुछ हालात नहीं थे, और टेल एंड ऑफ वियतनाम वॉर था। पर 2 साल नेब्रास्का कैसे पहुँची? ग्रेजुएट स्टूडेंट, फुल स्कॉलरशिप पे। हाँ। और फिर उन 2 सालों में सारे कोर्स वर्क पीएचडी का किया, पर अगर थीसिस करती तो और 3-4 साल लग जाते, और डिग्री ऑलरेडी थी। फिर उसके बाद चली गई पोस्ट डॉक लेके बॉस्टन, और वहाँ 2 पोस्ट डॉक की। पहली सिडनी फार्बर कैंसर सेंटर में, जो कि मेजर कैंसर इंस्टीट्यूट है। फिर स्केपन्स आई इंस्टीट्यूट में, जहाँ फुली मैं थोड़ा इवॉल्व हुई एज ए रिसर्चर। और फिर अटलांटा मूव की, पहले रिसर्च पोजीशन थी, फिर फैकल्टी में चली गई। तो इस तरह से पोस्ट डॉक करने के बाद आपने फिर नौकरी शुरू कर दी? हाँ। क्या नौकरी शुरू की? नौकरी की एक मेडिकल कॉलेज में,
वहाँ एकेडमिक पोजीशन जो है, जो रियल है, हमारा टेन्योर ट्रैक नहीं था, हर कुछ साल बाद कॉन्ट्रैक्ट होता था। और पहले 5-6 सालों में अगर आपने अच्छा रिसर्च का प्रोग्राम, टीचिंग और कमिटी ड्यूटीज तीनों ना की हों तो या तो आप निकाल दिए जाते थे या डिफरेंट ट्रैक में डाल दिए जाते थे। तो काफ़ी प्रेशर था। छोटा मेडिकल कॉलेज था जिसका मेन मैंडेट था अंडर रिप्रेजेंटेटिव माइनॉरिटीज़ को डॉक्टर बनाना। हमारी क्लासेस में 60% के 60 to 70 ब्लैक्स थे, फिर 20% पोर वाइट्स और अनदर 10% में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ईरानियन, वियतनामी सभी थे। वो साल बढ़े पर फैकल्टी पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन की, फुल प्रोफेसर रिटायर हुई और अच्छा रिसर्च प्रोग्राम उस स्कूल के लिए इस्टेब्लिश किया। कुछ चीज़ें तो पहली बार रिसर्च लेवल में भी थोड़ी बहुत वहाँ हो गई। ये जो प्रोफेसर लोग होते हैं वहाँ, ये कुछ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी उनको आती है? नहीं। मैंने क्लिनिकल डिपार्टमेंट में हमेशा रही, पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी, लेकिन जो बॉस्टन सिडनी फार्बर सेंटर में रिसर्च थी वो क्लिनिकल थी सारी। जो स्केपन आई इंस्टीट्यूट की वो भी क्लिनिकल आई मॉडल्स के थे वो। और दूसरा पढ़ाती थी पैथोलॉजी का, जो पढ़ाया वो बेसिक साइंस पर मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स, कैंसर के, जेनेटिक डिजीजेस, एनवायरमेंटल, 5-6 लोग मिलके कोर्स पढ़ाते थे, उसका पार्ट थी। और सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को वो 28 साल पढ़ाया। ये जो 28 साल आपने डॉक्टरों को एक तरह से कहिए ट्रेंड किया, मैंने पढ़ाया, शिक्षित किया, अगर आप इसको थोड़े में कहना चाहें तो क्या पढ़ाया? मतलब अगर आप मुझे एजुकेट करना चाहें 1-2 मिनट के नरेशन में कि क्या मैं सीखूं, मतलब आपके साथ पढ़ते हुए मैं क्या सीखूंगा? अच्छा, पहला तो जो पैथोलॉजी का कोर्स होता था मेरे लेक्चर से स्टार्ट होता था सेल इंजरी से। पहली इंट्रोडक्शन के पैथोलॉजी है क्या। पैथोलॉजी इज बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एनी डिजीज, जो सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है उससे। तो मोस्टली डिजीजेस जो मैं कवर करती थी वो के मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। जब कैंसर पढ़ाया, जब कैंसर होता है तो उसमें कम से कम 20 जीन्स की म्यूटेशंस होती है, क्यों होती है, क्यों रिस्ट्रिक्शंस हट जाती है, वो सारा पढ़ाया मॉलिक्यूलर बेसिस का। फिर सारा मैं कवर ये भी करती थी कि नई क्लिनिकल थेरेपीज कौन सी आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपी क्या है, वो सब पढ़ाया जब तो कैंसर का था। और प्रेवलेंस जेनेटिक कौन सी है, एनवायरमेंटल कौन से है, वो पूरा का पूरा पर मॉलिक्यूलर बेसिस इंक्लूडिंग थेरेपीज। थेरेपीज का मुझे एडवांटेज रहा, जब मैंने पोस्ट डॉक बॉस्टन में की तो सारी नई थेरेपीज आ रही थी। कुछ थेरेपीज जो बुक्स में भी नहीं थी उनका सबका पता था, तो वो हो गया। साथ में सारे मैं कवर करती थी जेनेटिक डिजीजेस जैसे डाउन सिंड्रोम, बाकी सारे। पर एनवायरमेंटल डिजीजेस भी, जैसे पोल्यूशन को लेके, इम्प्योरिटीज इन वाटर, ड्रग एडिक्शन, वो सारा भी मैं कवर करती थी जेनेटिक एनवायरमेंटल डिजीजेस में। और मॉलिक्यूलर बेसिस कैंसर का, थेरेपीज का, इसी तरह का पोर्शंस में पढ़ाती रही हूँ। ये खुद और पढ़ाना और मतलब पैथोलॉजी को जानना खुद आपके अपने हेल्थ के लिए आपको कितना अवेयर और एम्पावर करके रख पाया? किसी भी चीज़ का साइंटिफिक बेसिस पता चल जाना, इतनी अवेयरनेस तो वैसे भी थी। अगर आप साइंस से गए, अगर ये ना भी करती तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस रह नहीं थी। अच्छा, तो ये सब के बीच में लिखने का सिलसिला या दिलचस्पी कैसे शुरू हुई? पहली कहानी शायद शिमला में लिखी थी, बहुत छोटी सी कहानी, जब कॉलेज में थी। उस ज़माने में थोड़ा सा, क्योंकि इतना पढ़ रहे थे सोशल इश्यूज को लेकर, तो मुझे याद है कहानी
एक मजदूर औरत है, काम कर रही है और उसका बच्चा साथ में है, तो एक्सीडेंट से मरी। छोटी मनगढ़ंत सी कहानी, वो कॉलेज मैगजीन में छप गई थी। क्यों लिखी थी आपने? पता नहीं क्यों लिखी थी, और लिख के पहले सुनाई 2 छोटे भाइयों को और एक मेरा कज़न जो एयरफोर्स में था, उसकी डेथ हो गई है। उनको सुना दिए, तीनों लड़कों, छोटे छोटे 6 से 8-9 साल के या 10 के होंगे। तो जो मेरा कज़न ब्रदर एयरफोर्स में था, उसकी डेथ हो गई है, वो रो पड़ा। तो पता नहीं क्यों लिखी थी, मुझे अभी भी नहीं पता। उस वक्त आप कहानियां पढ़ रही थी? हाँ हाँ, पढ़ना हमारे घर में बहुत था। माँ, ताइये सब, शरद, बंकिम, ये सब खूब पढ़ने वाले थे। धर्मयुग 50 से माँ पढ़ रही थी, सरिता, धर्मयुग, माया मनोज, सारी मैगजीन्स आती रहती थी। पढ़े तो खूब कॉलेज में थ्रू आउट, क्योंकि ये सब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ते थे। ट्रांसलेशन में कॉलेज में ही हमने रशियन लिटरेचर ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ। शायद उसी से कहीं थोड़ा सा आया होगा। फिर उसके बाद फिर जब चंडीगढ़ आ गए तो कॉलेज मैगजीन में 2-3 कहानियां छप गई थी, और एक आध किसी कंपटीशन ना जो स्टूडेंट्स का होता है उसमें फर्स्ट प्राइज भी मिल गया था, एक किसी कहानी का। तो ये पहली कहानी क्या थी, आप बता रही थी? उसमें क्या हुआ? बस कि वो मजदूर औरत है और उसके बच्चे को कार या कुछ गई है, वो एक्सीडेंट में मर गया। छोटी सी कहानी, याद नहीं। वो किसी कॉलेज मैगजीन में छपी? हाँ। अच्छा। उसके बाद भी जो 2 चंडीगढ़ थी वो कॉलेज मैगजीन में छप गई थी। और उस जमाने में कंपटीशन होता था कोई छोटा सा, तो उसमें एक फर्स्ट प्राइज भी मिल गया। तो ये जो कहानियां छप रही थी, अवार्ड्स मिल रहे थे या प्राइज मिल रहे थे, हाँ, तो इसने कुछ आपके अंदर के ये इरादे को पक्का किया कि लिखना भी एक काम होएगा और लिखा जाएगा? नहीं, आई थिंक ज्यादा ये था, कुछ ना कुछ करने का था। और जो मेरा फ्रेंड की बात कर रही हूँ, कैलाश आलूवाल या क्लास वालों था, वो लिखता था। शायद उसको देखा देखी होगा कि ये लिखता है और गोष्ठियाँ करता है, पता नहीं कैसे, पर आई थिंक सो, मुझे समझने के कैसे था। पर हाँ, हिंदी में लिखना डॉक्टर मेहंदी दत्ता की वजह से हुआ, क्योंकि वो हिंदी के प्रोफेसर थे, इतने प्लेस किए थे और बड़े बिल्कुल अच्छा रिलेशनशिप था। अगर वो इंग्लिश के प्रोफेसर होते, थोड़ा बहुत इंग्लिश में ट्राई करते। तो फिर क्या अच्छा, असली लिखना अमेरिका जाके। हाँ, जब पीएचडी कर रही थी तो एक कहानी लिख के, पता नहीं क्या सूची, उस जमाने में हजारी प्रसाद द्विवेदी वहाँ थे, मदान थे और रमेश कुंतल मेघ जी थे। सब लोग कहते थे कि किसी फंक्शन वगैरह में उनको सुना भी था कि क्रिटिक हैं, ये हैं, उनके घर चली गई कहानी लेके। वैसे मुझे वो जानते थे, पर मैं कभी मिली नहीं। तो कहते कैसे आई हो, एक बार सरप्राइज के कौन पहुंच गई है। मैंने कहा कहानी सुनानी है। कहते कल आना, सुना देना। तो फिर मैं नेक्स्ट डे 4 बजे गई। कहते 4 बजे आना, सुनाई। कहते अच्छी है, खत्म हो गया। वो कहानी मेरे पास नेब्रास्का में थी, और नेब्रास्का में सुनीता जैन थी। उनसे मिलना हुआ तो उनको लगा कि मैं थोड़ा लिखती हूँ, एंड शी सेड के छपने भेजती हो। मैंने कहा नहीं। तो जो कहानी रमेश कुंतल जी को सुनाई थी वही रिकॉपी करके सारिका को भेज दी और कमलेश्वर ने छाप ली। तो उसके बाद फिर थोड़ा लिख के भेज दी रही, जो भी हुआ। उस जो सारिका में जो कहानी छपी थी उसका क्या नाम था? महसूस। उस पर क्या चर्चा हुई थी तब? कुछ जैसे होता उस जमाने में तो पत्रिकाओं में, तो हाँ, पत्रिकाओं में हुई। वो कहानी लोगों को अच्छी लगी, और उसके बाद एक और कहानी लिखी, नासुर, दोनों ही अच्छी लगी। उस जमाने में यहाँ से लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, ब्लू एनवेलप आते थे, मुझे खत आते थे, कोई रांची के उस स्टेशन के उधर, कोई हर कहानी के बाद कुछ लोगों के खत आ जाते थे। क्या था उसमें, क्या लिखते थे वो? कि कहानी अलग सी है, छू गई। ये मुझे समझ ज्यादा नहीं थी लिटरेचर की, पर अच्छा लगता था कि कोई पढ़ रहा है थोड़ा सा। फिर नासुर छप की, तो उसके बाद फिर नासुर को कोई थे, रॉबिन शाह पुष्प, पटना से, मैं जानती नहीं, उन्होंने कोई बुक एडिट कर रहे थे, उसमें कहानी ले ली। फिर उसके कुछ साल बाद जब एक कहानी छपी
बॉस्टन जाने के बाद धर्मयुग में जिसमें डिस्क्रिप्शन थी, अर्ली 1900 में पंजाब से सिख लोग जा रहे थे कैलिफोर्निया की एक स्टेट यूबा सिटी में खेती मजदूरी के काम के लिए मेक्सिको से आते थे। तो उसमें कुछ लोग तो वहाँ रह के शादियां कर रहे थे, खूब प्रॉस्पर कर रहे थे। गदर पार्टी वहीं से स्टार्ट हुई थी कैलिफोर्निया से। पर उनमें से मुझे पता चला था, मेरी एक फ्रेंड वहाँ रहती, कि 3 लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की किसी वजह से, और उनमें से एक थे, अब उन जो 3 लोग बुजुर्ग जिन्होंने शादी नहीं की, एक तो वहीं मर गए अकेले, दूसरे को उसके घर वाले यहाँ ले आए, तीसरा अकेला वहाँ था, जिनको मैं जानती थी वो उन्हें जानते थे। उन्होंने जिंदगी भर एक बान में अपनी लाइफ गुजार के दी थी और सारा पैसा यहाँ भेज रहे थे। एंड में जो मेरे फ्रेंड उन्हें जानते थे वो कहने लगे कि पहले बॉन में ही रहते थे जहाँ काकरोच वगैरह सब, बाद में एक सोशल वर्कर ने अच्छी जगह उनको ले आई। कहते कि एक तरफ तो वो इतना कर रहे हैं पर एक तरफ किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते। एंड में जो मेरे वाकिफ थे वो उनके यहाँ के गांव के थे। उन्होंने कहा कि तू, कहानी में मैंने उनका नाम निरंजन लिखा, पर कुछ भी हो सकता है, कि आप कुछ विल बना दें, आप मर गए तो आपके मरने के बाद मुझे आपका कुछ करना पड़ेगा। एंड ही सेड कि मैंने ज़िंदगी भर अपने पे कुछ खर्च नहीं किया, मेरे मरने के बाद चाहे मुझे स्टेट चला दें, चाहे कौमों चिड़ियों को डाल दें, मैं नहीं चाहता विल बनाना, नहीं बनाई। और कहते हैं वहाँ किसी को एक कप गिलास पानी भी नहीं पिलाते थे। कहते हैं अमेरिका लोग अपना संभालें, मैं क्यों करूँ। उनकी कहानी तो वो महीप सिंह जी ने शायद इंक्लूड की थी उस साल की 15 अच्छी कहानियों में। उसी तरह उसी दौर में लिखी अपनी दादी की कहानी भी उन्होंने किसी ने इंक्लूड की थी। इस तरह से कुछ कहानियाँ विजिबल हो गई। तो ये कहानियाँ लिखने का सिलसिला कब तक चला? 70 से लेके वो पहली बुक 79 तक आई, फिर थोड़ी और दूसरी बुक की भी 3-4 कहानियाँ 83-84 तक चला। उसके बाद एक कहानी हंस में 89 में आई। फिर तब तक ये जो अलग अलग जगहों पे, सारिका में, हंस में, रॉबिन शाह ने कुछ छाप दी, ये सबको मिलाकर एक कलेक्शन छपने का भी कुछ हाँ, पहली जो कलेक्शन थी जब मैं आई यहाँ 76 में एक बार सोचा था कि वहाँ से सब कुछ छोड़ के वापस यहाँ आ जाऊंगी, और 4 महीने यहाँ रही थी। नौकरी यहाँ छोड़ के गई थी, पर उस वक्त कोई चांसेस नहीं थे, इमरजेंसी भी यहाँ थी, चल रहा था। तो तब तक 7 कहानियाँ छप चुकी थी सारिका, धर्मयुग एक कहानी में जो मैगजीन थी, शायद 3-4 सारिका में, 3-4 धर्मयुग में करके। तो स्वदेश दीपक से मुलाकात हुई तो उन्होंने वो कहानियाँ ले ली, कहते मैं छपवा दूंगा। कोई लिट फेस्टिवल था पटियाला में, डॉक्टर महेंद्र दत्ता के साथ गई, फिर उन्होंने ही कहीं छपवा दी थी, मछली सलीब पर टंगी। उसके बाद की कहानियाँ 3 धर्मयुग की छपी हुई, सारिका की, हाँ, एक हंस की, 5-6 अच्छी कहानियाँ और 3-4 छपी हुई नहीं। उनको छपाने में काफ़ी दिक्कत पड़ी, मुझे कोई जानता नहीं था। एंड में सुनीता जैन ने बोधी से छपवा दी, तो एज ए गिफ्ट, क्योंकि वो उस संग्रह की सब कहानियाँ लोगों के पास पड़ी रही। पहले मंगलेश डबराल के पास थी नहीं, फिर नरेंद्र मोहन के पास, फिर सुनीता के पास। सुनीता कहती मेरे पास तो है नहीं। फिर उनका वहाँ मुझे 2013 में कॉल करके कहा कि मैं सफ़ेदी करा रही थी तो हमारी कहानियाँ मिल गई हैं, मैं छपवा दूंगी। तो व्हेन आई केम बैक इन 2014 तो छपवा के रखी हुई थी, तो उस तरह छप के। इसमें जैसे आपने नाम लिए इन लोगों से, जैसे मंगलेश जी हैं या महीप जी हैं, इन लोगों से मुलाकातों का क्या है? पहले तो कभी भी नहीं मिली हुई थी। महीप सिंह जी को मैं मिली हूँ रिटायरमेंट के बाद, जब वो सुनीता वाली किताब आ चुकी थी जो सुनीता ने पब्लिश करवाई, तो उसको जब रिलीज करना था तब महीप सिंह जी को मैं पहली बार मिली। स्वदेश दीपक को मैं पहले मिली थी 76 में, और जब मैं वो मिले भी 1-2 बार चंडीगढ़ आके, शायद मैं एक बार उन्हें अम्बाले में मिलने गई थी, तो और किसी को नहीं जानती थी। पर रॉबिन शाह को मैं कभी नहीं मिली। हाँ, जो एडिटर थे धर्मयुग सारिका के, सब एडिटर्स,
कमलेश्वर जी को मिलने मैं एक बार गई थी, भारती जी शायद गई थी तो मिले नहीं उसी ट्रिप में, पर मनमोहन सरल जी से 2-1 बार मिलना हुआ उसी ट्रिप में, और योगेंद्र कुमार लल्ला से। मुझे लगता है कि मेन काम वो कर देते थे जो सब एडिटर्स थे, मेरी तो बड़ी गलतियां होती थी। दे वर वेरी काइंड, ऑल ऑफ देम एक्चुअली। मुझे ABC से कोई जानता नहीं था, इंक्लूडिंग कमलेश्वर और हुएवर। आई लक्ड आउट। और स्वदेश दीपक को से कैसी मुलाकात थी आपकी? वो मैं गई थी, डॉक्टर महेंद्र जा रहे थे, कोई कहानी गोष्ठी चल रही थी पटियाला में। मैं अमेरिका से ही आई हुई थी 76 में, तो कहने लगे मैं चल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। में गई उनके, तो चांस ही था बाई चांस कि मैं डॉक्टर महेंद्र के पास गई हूँ। 3-4 लोगों का ग्रुप वहाँ है खड़े हुए, तो उनमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ये लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि ये कौन है महेंद्रता के साथ लड़की, वॉट उनमें नरेंद्र मोहन थे। तो नरेंद्र मोहन कहते कि जब तुम्हारी पहली कहानी धर्मयुग में छपी थी तो मेरी वाइफ ने तुम्हें पहचान लिया था तुम्हारे उबड़ खाबड़ दांतों की वजह से कि ये हरगोला स्कूल में मेरी क्लास फेलो थी। तो इन लोगों की कोई आपस में, मुझे तो पता नहीं, कोई शर्त लगी। कहते मैं जाके उससे बात करता हूँ। तो डॉक्टर नरेंद्र मोहन आए, कहते मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा मैं कहने लगे नहीं, आप मेरी वाइफ की क्लास पर हो। तो फिर इन लोगों का एक ग्रुप था वहीं, और जब फिर शायद उसी ट्रिप में यूथ फेस्टिवल चल रहा था अम्बाला कैंट में, तो इनके कॉलेज में था, तो शायद स्वदेश दीपक ने मुझे इनवाइट किया डॉक्टर महेंद्र के साथ एज वन ऑफ द जजेस थिएटर के लिए। तो वहाँ विनय भी आए हुए थे। तो नरेंद्र मोहन से तो सालों साल रिश्ता रहा उस फ्रेंडशिप की वजह से, पर स्वदेश दीपक भी जब मैं आऊँ तो 1-2 बार मिलने आए थे, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। पर ही वॉज काइंड। तो स्वदेश दीपक से जितनी भी मुलाकातें हुई उसकी क्या इम्प्रेशन आपके जहन पे क्या है? क्योंकि बाद में ये पता चलता है कि वो कुछ बाइपोलर किसी डिजीज के शिकार थे, डिप्रेशन। मैं उनसे मिली हूँ, मेरा ख्याल 2 बार वो मुझे मिलने आई शायद, और मैं अम्बाले गई उनके घर। उन्होंने सारा नॉन वेज खाना बनवाया हुआ था उनकी वाइफ ने, तो मैंने कहा मैं तो वेजिटेरियन वाइस। मुझे नहीं लगा कुछ उसमें, और मुझे समझ भी नहीं थी। मुझे लगता है कि राइटर्स इंटेंस होते हैं, कुछ लोग इंटेंसिटी, और उनकी कहानियाँ मुझे, हाँ एक बार था कि जब भी मैं यहाँ आती थी, करंट जो भी बुक्स होती थी खरीद के ले जाती थी, खासकर हिंदी की पढ़ सकूं। तो उनकी कहानी अश्वरोही धर्मयुग में या कलेक्शन में मैं पढ़ चुकी थी, और बहुत खूबसूरत कहानी है उस बुक में। अश्वरोही तो टाइटल है, कुछ कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं। तो आई हैड अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ हिम कि उनकी कहानी यहाँ लिखी जा रही कहानियों से अलग हैं। फिर उनकी कहानी जब तमाशा छपी थी, बहुत बहुत खूबसूरत कहानी है, बाद में शायद प्ले में भी अडेप्ट किया, पर इतना नहीं जानती थी कि गहराई से मैं थोड़ी मिलना बातचीत, उससे ज़्यादा नहीं था। हाँ, एक उनकी किताब एक है मोहपाश, वो जब मैंने पढ़ी थी ना, तो वर्बलाइज नहीं मैं कर सकती, तब भी जैसे पूरा नहीं था कि कोई इंटरनल स्ट्रगल्स हैं बहुत। उस किताब से मुझे थोड़ा सा लगा था। बड़ी कॉम्प्लेक्स थीम है उस किताब की, आपने शायद पढ़ी ना हो। नहीं पढ़ी है, तो मुझे लगा था ये कैसे लिख पाए और किस सिचुएशंस में, ये जस्ट ऐसी फीलिंग कि कोई बिना जाने बहुत गहराई से, पर बड़ी कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। वो एक बार वो मिलने आए, फिर दोबारा, हाँ शायद 3 बार ही मिली थी, 3 बार ही मिली थी। फिर भी तो आप ये जानती हैं कि वो अचानक इस संसार पटल से गायब हो गए, मतलब अब ये कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ। बाद में वो नीरू के बड़े फ्रेंड थे,
मेरी कज़न जो छोटी है, मेरे से 15 साल छोटी है, नीरू कहती है जब पहली बार आपको मिलने वो आए थे चंडीगढ़ में, नीरू से हाई स्कूल में आए कि तो मुझे मिलने आई। मैंने कहा ऊँचा नहीं बोलना, बड़े अच्छे हिंदी के राइटर आए हुए हैं, हम बातें कर रहे हैं। कहती मुझे याद था, कहती आपने कहा था बहुत बड़े राइटर आए हुए हैं, नीरू शोर नहीं मचाना। बाद में वो कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर भी लेकिन जब आप खुद सोचती हैं कि वो जिस तरह वो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गए, तो क्या आपको लगता है? इरफान साहब, मुझे लगता है कि सैनिटी और इंसैनिटी के बीच बहुत पतली लकीर है। कुछ पता नहीं किस वक्त कहाँ हो जाए। शायद वो तो बाइपोलर रहे हों, एक्यूटली डिप्रेस बाद में सुना थे, क्योंकि डॉक्टर मेहंद्र को भी वो अच्छी तरह से जानते थे। वो जब थे तो वो उन्हें देखने जाते थे। वो बात की बातें हैं, पर ये मैं हमेशा मानती हूँ कि कुछ मालूम नहीं, हालात में किसी भी पल आदमी इस लाइन से उधर इंसान देख, बड़े बड़े जो क्राइम भी होते हैं वो एंड में ये कहते हैं कि उस वक्त मैं इंसेन था। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि वो अमेरिका को लेके कि कुछ चीज़ों में वहाँ छोटी छोटी चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं और बड़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कोई डिप्रेस्ड भी है तो काउंसलिंग अवेलेबल है, मेडिकेशन अलाउड है और परसेप्शन है। यहाँ हम वैसे ही टाल देते हैं, घर वाला समझा देगा, चर्च चले जाओ, ये ना वो फैसिलिटीज़ नहीं है। वो फैसिलिटीज़ मैं सोचती हूँ वहाँ भी बहुत लोगों को बचा लेती हैं जब वो क्राइसिस से जा रहे होते हैं, और बाद में भी जो अब तो अवेयरनेस यहाँ भी आ गई है। काउंसलिंग में लोग जा रहे हैं, पर एक ज़माने में बुरा कोई कहता भी नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। बहुत चीज़ें हो जाती हैं मुझे लगता है, पर मुझे कोई समझ नहीं। मैं वैसे ही कह रही हूँ कि किसी का नहीं पता कि जो अब बिल्कुल ठीक है। नहीं, हम तो आपके अपने पैथोलॉजी वाले भी एंगल से उससे नहीं मैं कह सकती। आई एम टोटली नॉट कॉम्पिटेंट टू से। ठीक है, हाँ, वो क्लिनिकल न्यूरोलॉजी। और हाँ, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त साइंस की ओर मैं बिलीव करती हूँ। एक तरफ तो इरफान जी हमारी एवोल्यूशन हो रही है डीएनए की, कि बेस्ट से बेस्ट कैसे डीएनए इम्प्रूव होगा हर स्पीशीज का। हर स्पीशीज ये करती है कि मेरा डीएनए कैसे सरवाइव करे, चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे वो मस्कीटो है, कुछ न, तो उसके लिए जीन्स म्यूटेट भी होती रहती हैं कि कौन सी मेरी जीन में, आपकी जीन में सर्वाइवल जीन्स हैं, डेथ जीन्स हैं, लॉन्जिविटी जीन्स हैं, सारी जीन्स हैं, उन सब का इंटरेक्शन है। और मेरा ख्याल है कि डीएनए की एवोल्यूशन हो रही है कि मेरी स्पीशीज कैसे सरवाइव करे। जैसे चिंपैंजी हैं, कुछ चिंपैंजीज की सुना वेराइटीज़ हैं जहाँ के मेल्स जो हैं वैसे बड़े कॉम्पिटिटिव हैं, पर कुछ पेरिफेरल सर्कल बना लेते हैं टू प्रोटेक्ट अदर मेल्स, कि वो लोग मेट करें, प्रोजेनी हम बाहर ही रहेंगे। हनी बीज का है, वर्कर बीज सारी लाइफ काम करती रहती हैं क्वीन बी के लिए, ये सोच के कि हमारा डीएनए बढ़ रहा है। एक तरफ तो वो चल रहा है, दूसरी तरफ ह्यूमैनिटीज में कॉन्शियसनेस और कितनी चीजें डेवलप हो रही हैं। एंड में पता नहीं कौन सी किस पे हावी है, क्या है, हु नोस इट। तो हालांकि ये पूछना, मतलब आप कह सकती हैं कि ये सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन बातें चल रही हैं इसलिए पूछता हूँ। आपका क्या अंदाज़ा है कि सुदेश दीपक का क्या हुआ होगा? क्या वो सुसाइड से डिसअपियर हुए या कोई मर्डर है? क्या अंदाज़ा है आपका? मतलब सिर्फ एक साथी साहित्यकार के मर्डर तो मैं नहीं सोचूंगी। मैं जैसे हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने ही शायद डील नहीं कर सके होंगे। मैं ये बिल्कुल लेमैन का है, पर किसी को भी जब ऐसा हो तो मुझे यही ध्यान कि वो बर्दाश्त के बाहर हो गया। तो जैसे अब शायद ये भी सोचा हो कि मैं और लोगों को दुख पहुंचा रहा हूँ। यू नेवर नो। और किसी वहाँ काफ़ी ज़्यादा सुसाइड क्राइसिस सेंटर रहते हैं, जो लोग वॉलंटियर वगैरह कहते हैं, सभी यही कहते हैं कि वो लम्हे
जब वो सोच रहा होता है उनसे निकल जाएं तो बच जाते हैं, जो यहाँ नहीं अवेलेबल है, जो वहाँ है। सुसाइड की बात आने से मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैं अटलांटा मूव ही की थी, बाई चांस फ़ोन आया, उठाया और पता नहीं था कि कौन है, लड़की एक, तो उसने भी गलत नंबर समझ के मुझे कॉल कर दिया। शायद नंबर मेरा सुसाइड सेंटर से मिलता जुलता था जहाँ काउंसलिंग होती है। कहती मैं सुसाइड करने वाली हूँ। उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने कहा मैं तुम्हें मिलने आती हूँ, कहाँ? तो उस दिन यानी कि उस दिन बातें करती रही। नेक्स्ट डे मैं उस बच्ची को मिलने भी गई किसी रेस्टोरेंट में। कहने लगी कि तुम्हारे से बात करके मैं ठीक हो गई। मैं उससे बाद में कभी नहीं मिली। मैं सोचती हूँ कि उस लम्हे में कोई आपको मिल जाए ज़रा सा ठीक, तो आदमी निकल आता है, जो यहाँ नहीं है। और वो काफ़ी देर बीमार रहे थे और एक्यूट थे, तो शायद ये भी लगा हो कि बाहर घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। मैं बेतुकी बात कर रही हूँ, मुझे कोई समझ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बीच में कुछ वियतनाम की बात आई थी, वो क्या संदर्भ था? वियतनाम, जब मैं वहाँ गई थी तो वियतनाम वॉर टेल एंड पे था, नेब्रास्का में 69 में। तो खूब प्रोटेस्ट वहाँ चल रही थी वॉर के अगेंस्ट। वियतनाम वॉर में जो लड़के जा रहे थे अमेरिकन, वो सारे ड्राफ्ट होके जा रहे थे। कुछ एज के बाद आपको आर्मी में जाना ही है, कोई चॉइस नहीं, अनलेस कि आप कॉलेज में हैं या कोई पढ़ाई करें तो अब नहीं जाएंगे। वो मैंने नेब्रास्का जाके रियलाइज़ किया। प्रोटेस्ट चल रही थी हर जगह, एंटी वॉर। हम यहीं से एंटी वॉर गए थे। और सुनीता जैन एक स्टूडेंट पेपर एडिट किया करती थी उस वक्त फॉरेन स्टूडेंट के लिए, गुस्से में, क्योंकि वार के इतने अगेंस्ट थी। हाँ, जब मैंने वहाँ पीएचडी के कोर्सेस लेने शुरू किए एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो उसमें एक था कि 3 क्लासेस पढ़ानी पड़ती थी, बायोलॉजी या जूलॉजी 1 वालों को, स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। वो काम करने के एवज में ही आपको मिल रहा था स्कॉलरशिप। तो हर तीसरे चौथे दिन किसी का भाई, भतीजा या चाचा या वियतनाम वॉर में मर रहा था या लगड़ालू लड़ के हारा था वहाँ। और वो पोएम मैंने लिख के सुनीता को भेज की, बाई चांस पब्लिश होगी। तो कुछ लोग एंटी वॉर वैलीज ने भी उन्हें यूज़ किया गया वो पोएम को। पर जो देख रही थी, मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर वॉर में गरीब ज़्यादा मरते हैं। नेब्रास्का रिपब्लिकन स्टेट है, एग्रीकल्चर स्टेट थी, ज़्यादा अमीर नहीं, और वो बच्चे नेशनलिस्टिक भी हैं, वो वही ड्राफ्ट हो रहे थे। जब मैं बॉस्टन में गई, अमीर, बड़े, पढ़े लिखे सब ने कोई ना कोई बहाना करके ड्राफ्ट को अवॉइड कर दिया था। किसी के दांत में दर्द था, किसी का अच्छा वकील था। तो समझ आया कि हर लड़ाई में गरीब ज़्यादा मरता है। वो लोग लोअर इनकम के थे और पेट्रियाटिक भी थे, 2 चीज़ें हो गई। यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है। और पहले ऐसा था वहाँ के ब्लैक्स आर्मी में इसलिए जाते थे कि इतनी सेग्रीगेशन थी। 60s तक वहाँ ब्लैक और वाइट साउथ में एक नल से पानी नहीं पी सकते, एक सड़क पे चल नहीं सकते। एक ब्लैक लड़का सफ़ेद औरत को देखा ना तो मर सकता है। उसके बाद सिविल राइट लेजिस्लेशन आई, उसी से हम इतने ब्राउन वहाँ गए। उससे पहले तो सफ़ेद लोग आते थे, लड़े उस लड़ाई के लिए, काले, फ़ायदा हमने उठाया। तो वियतनाम वार से वहाँ की अवेयरनेस यही कि ब्लैक्स ने आर्मी इसलिए ज्वाइन की, एक तो थोड़ा वापस आएंगे तो उनको शायद स्टेटस बढ़ जाए, फिर वॉर से आप आओ तो स्कॉलरशिप मिल जाता है कॉलेज की पढ़ाई के लिए, जो बहुत महंगी है वहाँ, तो पॉवर्टी से उठने के लिए। वियतनाम वॉर में ज़्यादा ब्लैक्स मरे, वाइट भी मरे। बाद के जो कुछ वॉर्स हुए हैं उसमें हिस्पैनिक मरे क्योंकि वो गरीब थे। तो हर वॉर में बिगेस्ट टारगेट वही लोग हैं जो गरीबी से उठना चाहते हैं या बहुत पेट्रियाटिक हैं। तो ये और कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने स्वदेश दीपक की कुछ कहानियों को बड़े ही प्यार से और उसकी इंटेंसिटी वगैरह का जिक्र किया, और कौन से कहानीकार रहे जो आपको बहुत? माय फेवरेट ऑल टाइम निर्मल वर्मा बहुत पसंद थे।
और उषा प्रेमवदा की कुछ कहानियाँ, और एक राइटर थी बॉम्बे से निरूपमा सेव थी, कुछ मृणाल पांडे, निर्मल वर्मा और उषा प्रेमवदा का भी ऐसा है कि क्योंकि मैं हिंदी में लिखती नहीं, सोचती भी हर वक्त ज़्यादा इंग्लिश में, साइंस के पेपर इंग्लिश में लिखने हैं, तो कहीं भी जाऊं तो मैं बाहर जाके लिखती हूँ। निर्मल वर्मा की कोई किताब पास में होगी, उठा के पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, एक कहानी 10-20 बार, और उषा प्रेमवदा की कुछ कहानियाँ, इन दोनों को पढ़ लेने के बाद फिर मैं हिंदी में सोचना शुरू कर देती हूँ, फिर लिखती हूँ। तो मेरे लिए निर्मल वर्मा, हाँ कृष्णा सोप्ती वगैरह सबको पढ़ा है, पर खुद लिखने से पहले इनको पढ़ती हूँ। ये तो जो भी 3-4 नाम आपने लिए, ये तो सब कॉन्टेम्प्रेरी नाम हैं। अगर हिंदी में थोड़ा क्लासिकल ट्रेडिशन में भी जाएं, कुछ तो आपने अनुवाद के विमल मित्र वगैरह के नाम दिए जो घर में आपकी माँ के पास होते थे, लेकिन अगर हम लोगों की जो हिंदी राइटिंग की एक जो क्लासिकी ट्रेडिशन है उससे आपका क्या रिश्ता? प्रेमचंद की कुछ कहानी उतनी भी मुझे लगता है कि इमॉर्टल, उतनी परफेक्ट है। बूढ़ी काकी, कफन या कुछ भी, उनका इन्फ्लुएंस रहा। पर जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम रशियन लिटरेचर जो ट्रांसलेशन में आ रहा था वो भी पढ़ रहे थे, चेकोव भी पढ़ रहे थे, मोपासा की कुछ कहानी, आई थिंक सभी का इम्पैक्ट रहा। पर क्लासिक किसी एक का कहूँ तो नहीं, शायद प्रेमचंद ही हों। हाँ, ये पढ़ा, कमलेश्वर की भी कुछ कहानियाँ पढ़ी, हाँ उन लोगों को काफ़ी पढ़ा था। जब हम कृष्णचंद्र, बेदी, अब्बास, वो उस जमाने में एक परवेज थी, लिखती थी, उन सबको भी पढ़ा हुआ था थोड़ा। पर किसी कहानी का सालों साल इम्पैक्ट उन लोगों में से नहीं है मेरे पे, मैं कह दूंगी। हाँ, 1-2 कहानियाँ पार्टीशन की, मंटो की कुछ कहानी, ये सब इंटेंसिटी से नहीं पर पढ़ी हुई थी, पढ़ी हुई थी। भीष्म सानी, इन सबको पढ़ा था। फिर आपने ये भी बात कही थी शुरू में जब मैंने आपसे पूछा कि ग्रोइंग अप ईयर्स में आपके क्या इरादे थे, तो आपने कहा कि कुछ दुनिया को बदल देने के इरादे थे। वो इरादे कब जाकर ठंडे पड़ गए या बदल गए, या बदल नहीं, ठंडे पड़ गए, रियलिटी में आ गए। रियलिटी में आ गए क्या जमीन पर है और वहाँ आपको रोजी रोटी कमानी है, जीना है, कोई बैकअप वहाँ नहीं था। तो धीरे धीरे खत्म। पर ये नहीं कि इन्वॉल्व नहीं रहे वहाँ। अगर बॉस्टन में थे तो सारे पीस रैलीज में भी जाते थे, पैलेस्टीनियन राइट्स की रैलीज में भी जाते थे, तो वो तो चलता रहता है। और फिर जब शिफ्ट हो गया और जब अटलांटा में आई तो वहाँ तो सारे सिविल राइट मूवमेंट्स के आइकॉन वहाँ थे। मिसेस किंग से मिलना हुआ, उनके साथ थोड़ा काम किया, जॉन लुइस को जानती थी, तो उसमें ज़्यादा हो गया। पर थोड़ा हाँ, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के जो बेस थी वहाँ अटलांटा में, जो उस वक्त लोग इन्वॉल्व थे, सब हमारे दोस्त थे या थोड़ा बहुत जानते थे, तो वो चलता रहा डिफरेंट फॉर्म में, उस इंटेंसिटी से नहीं, पर थोड़ा बहुत जब टाइम मिला थोड़ा सा, ये नहीं कि वही कर रहे हैं। तो जब आप अपनी ही लिखी हुई कहानियों की एक यात्रा पर नज़र डालती हैं कि जो कभी वो एक कहानी जो शिमला में बैठ के लिखी गई थी, जिसमें वो जो 2 बच्चों की किसी एग्नी की कहानी थी, जिसपे जिनको आपने सुनाया उनकी आंखों में आंसू तक आ गए, से लेकर अभी हालिया कहानियों तक में आपके अपने कहने के विषय और तरीके में क्या बदलाव आप देखती हैं? बहुत ज़्यादा। पहले जो वहाँ कहानियाँ लिखी गई, यहाँ का छोड़, यहाँ की कहानी नहीं थी, वहाँ जाके रियल स्टोरीज, उस सब में किसी ना किसी वे में डिस्प्लेसमेंट थी, नॉस्टैल्जिया था, वो सब शामिल था। और
बिल्कुल अपने आसपास के लोगों की कहानियाँ थी, और उस ज़माने में जैसी कहानियाँ लिखी जा रही थी, क्योंकि पढ़ रहे थे निर्मल को, कमलेश्वर को, इन सब लोगों को, आई एम श्योर उनका इम्पैक्ट भी था, उसी अंदाज से लिखी गई थी, पर अपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट की थी। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरी पहली कहानी कमलेश्वर ना छापते तो मैंने लिखना वहीं बंद कर देना था। देयर इज़ नो इफ एंड बट अबाउट इट। दूसरा, अगर कमलेश्वर ना कहते तुम्हारी कहानी में साइंस होनी चाहिए, तो मेरी कहानियाँ बिल्कुल अलग होती। उनका सिर्फ वो कह देना, जैसे मेरी सबकॉन्शियस में था, मेरी हर कहानी में साइंटिफिक इमेजरी, ये चीज़ें बड़ी अप्रोप्रिएट जगह पे आ जाती हैं पहली कहानियों में। फिर जो बाद की कहानियाँ लिखी गई, वो कहानियाँ ज़्यादा मल्टीनेशनल हैं, और उसमें ये नहीं एक ग्रुप या दूसरे की नहीं, जैसे ह्यूमन कंडीशन की हैं, और लिखने का स्टाइल बदल गया है। वहाँ रहते हुए वहाँ का लिटरेचर ज़्यादा पढ़ रही हूँ, और इंटरनेशनल राइटर्स जैसे मिलान कुंद्रा, हारुकी मुराकामी, सलमान रश्दी, इन सब का कहीं, ये लोग तो बड़े पाए के राइटर हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हीं राइटर्स को यूरोपियन अब पढ़ रहे हैं, अच्छी कहानियाँ, चाहे वो कहीं से लिखी जा रही हों, तो थोड़ा थोड़ा उनका इम्पैक्ट, स्टाइल बदल गया है टोटली, मोर रियलिस्टिक, मोर ग्राउंडेड। अगर मैं अपने एक एम्प्लॉय जो थे मेरे, एड्स के बाद में डेथ हुई, उनकी कहानी लिख रही हूँ, तो उस ब्लैक लाइफ का मुझे पूरा ज्ञान है, वो सुपरफिशली सोच के नहीं लिख रही है। आई न्यू दिस पीपल इंटीमेटली, दे वर लाइक माई पीपल, तो ज़्यादा ग्राउंडेड हैं। पर ये नहीं कह सकते कि वो कहानी कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी वहाँ भी, जैसे थोड़ा बहुत ह्यूमन कंडीशन की स्टोरी हो जाती है। और कुछ कहानियों में आइसोलेशन का भी है। आइसोलेशन अब अपने मुल्क से हो सकती है, फैमिली से, सेल्फ से, वो सब थोड़ा थोड़ा है। इसमें जैसे अगर पूछें आपसे कि उदय प्रकाश भी कुछ कहानियां लिखते हैं यहाँ, उदय प्रकाश, उनकी पहले मैंने पढ़ी थी, अब कुछ याद नहीं, पहले काफ़ी पढ़ी थी एक ज़माने में। अच्छा, जैसे कि विनोद कुमार शुक्ल भी हैं, आपने उनका कुछ नहीं पढ़ा? अच्छा। तो खुद जैसा कि हमने पूछा, आपने ठीक ही बताया, लेकिन आपकी किस कहानी में इस विशेषता को जो आपके साथ है, यानी कि भारत में पैदा होकर एक खाते पीते परिवार में, ठीक, हाँ, और एक महिला जो विदेश में जाकर बस जाती है, अगर ये 3-4 कंपोनेंट्स मिला लें, और जिसको कुछ थोड़ा ये भी है कि दुनिया अच्छी हो जाए, ये सपना भी है, किस कहानी में हम रिप्रेजेंटेटिव रूप से इस बात को, इस स्पेशल बात को देख सकते हैं? आई डोंट थिंक कि किसी एक कहानी में अच्छा। है नहीं है, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि यहाँ वहाँ से के भी फेमिनिस्ट स्ट्रगल को जानती हूँ, यहाँ के भी को जानती हूँ थोड़ा बहुत। हम लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में नौकरी के लिए लड़ना नहीं पड़ा, वोटिंग के लिए लड़ना नहीं पड़ा। एक खास एग्जाम्पल, हमारे बैटल यहाँ क्लास बैटल्स रहे हों, कास्ट के बैटल, रिलीजन के बैटल रहे हों, वहाँ जाके जेंडर बैटल पहली बार समझ आया। आज भी अमेरिकन औरत को अमेरिकन आदमी से कम पैसे मिलते हैं सेम जॉब के लिए। अच्छा, 60s तक अमेरिका में अच्छी डॉक्टर सर्जरी में नहीं जा सकती थी, उसे पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया में जाना पड़ता था, जबकि हिंदुस्तान में 4 मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेमेन थी। हमारे इतने वहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस भी हैं, 3-4 की प्रेसिडेंट वेमेन होंगी। तो मैं सोचती हूँ कि उनका जेंडर बैटल हमेशा रहा, लेकिन फेमिनिस्ट एजेंडा जो उनका यहाँ दोनों ही खराब, उन्होंने पोर वुमेन को कभी इंक्लूड नहीं किया जो कि ऑलरेडी लिबरेटेड थी। ब्लैक औरतें वहाँ हमेशा काम करती आई हैं, पर जो फेमिनिस्ट एजेंडा वहाँ था उसमें ब्लैक शामिल नहीं थी।
इवन सफरेजेट मूवमेंट में वाइट थे, जो ब्लैक ग्रुप था उन्होंने इंक्लूड नहीं होने दिया था। तो वो डिस्पैरिटी वहाँ क्लास की भी चल रही है, कलर की भी चल रही है, पर जेंडर बैटल भी है जो हमें लड़ना नहीं पड़ा। तो बड़ा एडवांटेज रहा है यहाँ। और खुद को लेके देखूं तो अच्छा, तो हाँ, कहना क्या चाह रही थी कि मेरे स्ट्रगल्स में अगर अच्छी अकेले जाके रहना, नौकरी करना और कुछ लाइफ बना लेना, वो भी एडेड रहा है बीइंग ए वुमन देयर। एंड इफ आई कुछ कर सकी हूँ तो इसलिए कि शायद थोड़ा काम अच्छा था, पर दूसरा कि छोटी जगह थी, छोटे कॉलेज में थी, अदरवाइज मुश्किल रहता। बट कंसिडरिंग मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स कहेंगे यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, यू नो, उनको लगता है कि आई हैव बीन एबल टू डू व्हाट आई शुड हैव बीन। पर अब लगता है कि शायद कुछ वेज में वहाँ बहुत बेहतर कर सकी हूँ, कुछ वेज में शायद यहाँ रहती। पर्सनल स्ट्रगल, उतार चढ़ाव रहे हैं, वो तो चलते रहते हैं हर आदमी के, इंसान में। पर कोई एक कहानी कहूँ जिसमें सब कुछ शामिल हो, है नहीं, टुकड़े टुकड़ों में है। जैसे कि लोग जो अकेले रह रहे होते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अमेरिकन मोस्टली, उसमें इंडियन भी इंक्लूडेड, कि हॉलीडेज आए तो क्या करते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, फैमिलीज में भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स के भी जाते हैं, पर क्या प्रेफर करते हैं, वो चीज़ें जो कहानी है 3 अजली बत्तियों उसमें आ जाती है। ह्यूमन आइसोलेशन की, कनेक्शन कैसे होना चाहिए, पर उसमें ही साथ साथ ये भी आ जाता है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पहले नेटिव अमेरिकन्स थे, कैसे इन लोगों ने उन्हें खदेड़ा और फिर वाइट्स आए, वो किया, वो इश्यूज आ ही जाते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, पर कहीं पूरी तरह नहीं। अच्छा, आप लिखती हैं जब, तो कागज पर लिखती हैं कि कंप्यूटर पे? नहीं, कंप्यूटर, कागज पर लिखती हैं। और हिंदी में लिखती हैं? हिंदी में, हिंदी में लिखती हैं। तो जैसे अब ये जो कहानियां कंपाइल की गई उसमें हम देख रहे हैं कि 2 संपादकों के नाम हैं उसमें, मतलब कोई छबील कुमार मेहरे और किसी एक और का नाम है। उनका क्या रोल है उसमें किताब में? सिर्फ कंपाइल किया है और एडिटोर, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ठीक किए होंगे। और छबील जी ने हर कहानी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है, दैट्स इट, और कुछ बाकी। वैसे मेरी कहानी भारती जी भी और सारिका में भी चेंज बहुत कम होता था, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते थे, लेकिन कहानी को डिलीट वगैरह किसी ने ज्यादा नहीं किया। जब आप कोई इरादा लेकर एक कहानी को बैठती हैं लिखने के लिए, और वो फिर एक समय आता है जब वो पूरी हो जाती है, तो जहाँ से इरादा शुरू हुआ था और जब वो पूरी हो गई, दोनों के बीच में कभी अपने इस आइडिया का आना और उसका रूप ले लेने के बीच में एसेस किया इसको कि कहाँ से चला था और क्या हो गया? हाँ, मैं वो आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। जो मेरी कहानी है निहाल दई, वो कहानी मेरी दादी की है। और कहानी आई कैसे, मैं 1 साल के लिए येल में भी थी, पर येल में जो प्रोजेक्ट हो रहा था, जिस लेडी के साथ काम कर रही थी, वो फिजिशियन थी, वो बॉस्टन से जानती थी, वो लैब कर रही थी। एज सुन एज मैंने ज्वाइन की, उनकी 2nd प्रेगनेंसी थी, शी हैड टू बी बेड रिडन। तो वो काम, उस ज़माने में जोश बढ़ा था, जो भी काम करता है पूरी तरह कर रहा है। तो उस काम को ठीक से करने के लिए, उनकी लैब सेट करने के लिए आइंस्टाइन चली गई थी, जाना था 3 महीने, वहाँ कुछ सीखना था। और बेवकूफ़ थी, जितने पैसे मिलते थे उसमें एक अपार्टमेंट येल में था, एक न्यूयॉर्क में आइंस्टाइन जहाँ काम करना है, तो खाने के लिए पैसे नहीं रहते, पता काम अच्छा करना है, तो वहाँ रूम शेयर कर रही थी एक पोर्चुगीज लड़की से, जो PhD मैक्स प्लैंक जर्मनी में कर रही थी। वहाँ मूव कर गई क्योंकि उनका बॉस वहाँ जॉब लेके आ गया था लास्ट स्टेजेस में। तो हम उसे खाना बनाना अच्छा लगता था, मुझे आता नहीं था। वो बनाने से पहले मेरे लिए वेजिटेरियन निकाल देती थी। हम लोग बातें करते थे अपनी अपनी कल्चर की।
उसका नाम भी भूल गई, वो कहती कि मेरी नानी जो थी वो ब्राज़ीलियन जो रेबल्स होते थे, जब फ्रीडम नहीं मिला उनको भी अपने घर में छुपा के रखती थी, पर साथ में वो बिजनेस वुमन थी, उनको खाना देती थी तो पैसे भी वसूलती थी। कहती कि हम लोग सबको क्रिसमस या डिनर पे बुलाती थी, तो कहती हमारे घर में इतना बड़ा टेबल नहीं था, 2 मेज जोड़ के तो इकट्ठे करके जो क्रिसमस या ईस्टर डिनर होता था। कहती एक बार जब सब कुछ ठीक हो गया तो हमने अपनी नानी को बड़ी मेज खरीद के दी कि सब लोग बैठ के इकट्ठे क्रिसमस डिनर लेंगे। कहते 2 दिन बाद उठ के नीचे आई तो टेबल गायब है। तो कहते हमने पूछा कहाँ गया टेबल, गायब है। कहने लगी उस जिस कीमत पे तुमने खरीदा उससे ज्यादा मुझे मिल रही थी, मैंने बेच दिया। वो कहानी सुन के मुझे अपनी दादी की कहानी याद आ गई, येलो पैड लिख के एक सिटिंग में लिख दी। तो वो शुरुआत है, तो कोई भी छोटी सी चीज कभी आ जाती है दिमाग में। पर कुछ जो बाद की कहानी है वो 3 बार लिखनी पड़ी। पहली की कहानी एक ही सिटिंग में और डिफरेंट इंटेंसिटी की थी, बाद में थोड़ा एक ही सिटिंग में लिखी भी नहीं, 2-3 बार लिखी। इसमें खुद तो एक पाठक के तौर पर भी आपने शायद यही पाया हो कहानियां पढ़ते हुए कि कहानी में पठनीयता उसकी पहली शर्त होगी, कि वो आपको कहानी पढ़ा ले जाए, इंगेज रखे, उसके साथ आप अनुभव की सतह पर, भाषा की सतह पर, बयानिया की सतह पर आप उसके साथ जुड़ कर चलते रहें। इसको लेकर आप सचेत रहती है कि हम किसी भी तरह उसको उसकी पठनीयता की गारंटी करेंगे? कॉन्शियस बड़ी रहती हूँ, फुलफिल कर पाती हूँ या नहीं वो डिफरेंट बात है। उसकी वजह यही मुझे बहुत अब जो यहाँ कहानी जो पढ़ी थोड़ी बहुत पढ़ती रही हूँ, मैगजीन मंगाती थी हंस वगैरह, कि कहानी से कहानी गायब है। कहीं में नारीवाद है, किसी में जातिवाद है, किसी में पिछड़ावाद है, किसी में वॉटएवर, या तो बिल्कुल जर्नलिस्ट हो जाती हैं। पर जो होते ना, अगर कोई भी मैनिफेस्टो हो, इंटेग्रल पार्ट हो कहानी का अलग बात है, पर स्लोगन की तरह आता है, वो मुझे कहानियां नहीं लगती। कुछ लोगों को लग सकती हैं, खुद मेरी कहानियों में वो है या नहीं मैं कह नहीं सकती। एफर्ट रहता है, पर कई बार मुझे अपना भी पता है और लोगों ने भी कहा है कि कई बार तुम्हारी कहानियों में डिस्क्रिप्शन ज़्यादा आ जाती है, साइंस ज़्यादा आ जाती है, तो पठनीयता नहीं रहती, तो वो भी होगा। ये नहीं कहती कि मैं फुलफिल कर सकती हूँ, पर पीछे रहता है कि स्टोरी की इंटेग्रिटी क्या है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। जैसे मेरी 2 एक कहानी में पंजाबी है, तो वो पंजाबियत उन कहानी की जान है, चाहे 2 लाइनों में है, चाहे 4 में है। लेकिन ये नहीं मैं दावा करती कि मेरी कहानियां पढ़नी है, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। हाँ, वो तो बात ठीक है कि इरादा आपका होता है, आखिर में तो पाठक ही तय करता है। हाँ। लेकिन जैसे अगर आप पंजाबी की बात करें, वो पंजाबी जिसको छोड़े हुए आपको बरसों हो गए, मतलब एक तरह से बरसों हो गए, क्योंकि आपकी सुबह से शाम तक की बोली जाने वाली भाषा, आपकी प्रोफेशन की भाषा तो पंजाबी नहीं है। मतलब कितने साल से आप रह रही हैं अमेरिका में? 54 इयर्स। और पंजाबी मुझे यहाँ पे नहीं आती थी बोलने में। उसकी वजह ये थी, बैंगलोर में हमने पहले कन्नड़ा सीखा, तो कन्नड़ा बोलते थे, हिंदी बोल लेते थे, और मेरी माँ की हिंदी कभी कभी नक्को बाबा वाली थी, कभी कभी किताबी थी। तो जब हम यहाँ तो मिक्सचर हिंदुस्तानी बोलते थे। मैं अभी कहूँगी, मैं जो हिंदी प्योर कहते हैं उसमें नहीं लिखती, मैं हिंदुस्तानी में लिखती हूँ, जिसमें मिक्सचर है बोलचाल की भाषा। तो हाँ, जब मेरी कहानी निहाल दे छपी, उसमें पंजाबी डायलॉग हैं, तो मेरे घर वाले कहते हैं तुमने किसी से लिखवाए हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैंने खुद लिखी हैं। बैकग्राउंड में थी वो, पंजाबी में बोल नहीं सकती, ये जैसे बोल रही हूँ वैसे ही बोलती रही हमेशा। तो वो पर दिमाग में, जैसे मेरी दादी कहती थी कि हम लोग बैंगलोर से आए थे, मैं सिर पे फूल लगाती थी, तो मेरी दादी कहती थी कि
कुआरी कुड़ियाँ फुल नहीं लांदियाँ, पूत चुड़ैल आ चिमटती है, वो याद था तो वही लिख दिया उस तरह से। जो कुछ कुछ चीज़ें इतनी डीप आपके अंदर होती हैं सुनी हुई, तो उस तरह से। पर और जैसे वो निरंजन सिन्हा युवा सिटी का सरदार, सुनी सुनाई थोड़ा सा आइडिया था पर फ्लुएंट नहीं बनी। पंजाबी तो मुझे स्क्रिप्ट में ही पता। मेरे बहुत अच्छे डैडी के कुलीग फ्रेंड जो बहुत एनकरेज करते थे, भगवंत सिंह, उनकी सारी किताबें वो हाँ भूल गई, वो सारी पंजाबी गोष्ठी में जो होती थी वो लेके जाते थे, तो सुना हुआ था। अच्छा, ये सब करते हुए आपको, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आप भारत आती रहती हैं वापस, सब लोग आपके परिवार के लोग यहाँ आए, लेकिन आपके अंदर का लेखक इस बात को लेकर कभी ये एस्पायर भी करता रहा कि आपकी लेखकों की भारत की दुनिया में भी कोई चर्चा हो, या उसकी कभी चर्चा हुई? आपने तो कहा कि सुनीता जी ने किसी तरह से बोधी से वो किताब छपवा दी, वो एक अलग बात है, लेकिन जितनी चर्चा उषा प्रेमवदा को इतने लंबे समय से बाहर रहने के बावजूद मिलती है, आपको नहीं मिलती, मैं देखता हूँ। तो इसमें क्या आप? आई थिंक दो चार बातें हैं। एक तो शायद मैं जितना अच्छा लिखती नहीं, मैं आई बी द फर्स्ट पर्सन टू से वो हमारी टीचर काइंड आइकॉनिक रही है, वो नहीं। कहानियाँ कुछ मेरी बड़ी अच्छी थी, पर यहाँ कोई प्लेटफॉर्म मेरे लिए कभी नहीं रहा। डॉक्टर मंदिर से मिलती थी तो वो बात कर रहे अपनी गोष्ठी में, किसी ने किया नहीं और मैं किसी को जानती नहीं थी, तो इसलिए मैं सचमुच हैरान हूँ कि विशाल ने ये कर दिया। तो जब तक धर्मयुग सारिका थी, मुझे मन से खुशी थी कि कुछ लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ी रिस्पांस मिल जाती थी। बात की सब कहानियाँ मैंने 2-4 लोगों के लिए लिखी हैं, वहाँ बिंदु के लिए, फिर जहरा खुर्शीद के लिए, वापस लौट मुझे लगता था सिर्फ 2-4 लोग पढ़ेंगे, पर ये इसका ये मायने कि चाह नहीं थी, था कि लोग पढ़ें भी, और ये भी था कि पढ़ के एनालाइज भी करें, पर किसी ने की नहीं, और प्लेटफॉर्म मुझे पता नहीं था। और दूसरा, कुछ लोगों को खुद को प्रमोट करना आता है, वो मुझे कभी नहीं आया, ना साइंस में किया है, ना उसमें आदत नहीं थी, शायद अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था। पर उषा प्रेमवदा वगैरह, वो उषा है, हम कहाँ हैं। एक छोटे से, हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि इतना सच कुल मिला के कि एंड में एक अदना से आदमी की आम कहानी है, कुछ बड़ा छोटा नहीं। हाँ इतना ज़रूर कहूँ कि ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी रही है, प्राइस भी बहुत पे किया है। पर बहुत अच्छी बात मुझे याद है, बहुत एक्टर जो थे युल ब्राइनर, उनके लास्ट डेज में उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या फील करते हैं इतना अचीव करने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि बहुत साल पहले मेरे एक स्वेटर पे दाग लग गया था, तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए भेजा। उस ज़माने में चाइनीज़ थे जिनकी लॉन्ड्री हुआ करती थी, चाइनीज़ को अमेरिका में लाए थे सड़कें बनाने के लिए, वो अपनी वाइफ्स भी नहीं ला सकते थे। बाद में वो छोटी छोटी रेस्टोरेंट खोलते थे या लॉन्ड्री की शॉप। तो कहते हैं जिस पे दाग लगा था वो स्वेटर वापस आया, our apologies, we could not remove the stain and we are returning the goods with damaged goods. कहते मुझे लगता है मैं ऊपर से डैमेज आया था, थोड़ा इम्प्रूव हुआ हूँ, वैसे ही वापस जाना है। तो मुझे वो उनकी बात बहुत अच्छी लगी। डैमेज भी है, हर्ट भी हैं, हील भी हुए हैं, जी रहे हैं। तो ये सब ज़िंदगी जो अमेरिका में आपने 54 साल गुजारी, इसमें एक मुख्य काम तो आपका वो था जो आपका पेशा था, पढ़ाना, जो आपको एक तरह का फुलफिलमेंट वैसे देता रहा, उसके साथ एक आर्थिक सपोर्ट देता रहा। इसके अलावा आपके अपने निजी जीवन के फैसले और आपकी लायबिलिटीज़ और वो क्या रही?
मतलब सिर्फ खुद की देखभाल करना वो नहीं रही। वो बड़ा एडवांटेज रहा इन अ वे कि जैसे मैं कहती हूँ कि मैं ऑलवेज मिक्स नेबरहुड में रहना चाहती थी, ब्लैक ग्रीन वाइट सब तरह के वो कर सकी। अगर मैं फैमिली के साथ होती, बच्चे होते, आई वुड वांटेड ए नाइसर रिचर प्लेस जहाँ बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ सकते। वहाँ स्कूल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट होती है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज टैक्स। जहाँ आप रह रहे होते हैं अच्छी जगह तो अच्छा स्कूल होगा, आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। और जिन जगह मैं रह रही थी वो गरीब जगह, कुछ भी ना उस तरह का था, पर मैं वो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, चलता है। तो वो एडवांटेज रहे। एक चीज़ मेरी लाइफ से मैंने सीखी है, मैं जहाँ भी रही हूँ, चाहे वो बॉस्टन हो, चाहे अटलांटा, नेब्रास्का, लोग बहुत अच्छे मिले और बहुत अच्छा लगा वक्त इसलिए कट गया। तो इस तरह ये आपका एक सोचा समझा कॉन्शियस डिसीजन रहा कि आप जिंदगी में शादी नहीं करेंगी, नहीं, अकेले ही रहेंगी, ऐसा नहीं, कुछ? वो ज्यादा बात नहीं करूंगी, रिश्ते रहे, शादी भी की, पर जो थे वो पास था। ज्यादा अकेली रही हूँ और कुछ मायने में बहुत खुश रही हूँ। दोस्तों का सर्कल बहुत अच्छा रहा है और उन लोगों में नहीं थी टोटल अबेंडमेंट में जीने वाली, पर ऐसा भी नहीं था कि अच्छा सर्कल नहीं रहा था। लोग बहुत, कहीं भी रही हूँ मैं, और वो हर कम्युनिटी के हैं, इंडियन तो कुछ कम ही, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, गे लेस्बियन, सब बहुत अच्छे लोग मिले हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, जिन लोगों के साथ भी इन्वॉल्व रही हूँ वो सभी लोग अपने काम के अलावा कुछ में इन्वॉल्व थे। जैसे मेरी फ्रेंड है एलन स्पीयर्स, डॉक्टर एलन स्पीयर्स, वो सदर्न पॉवर्टी वाइट हैं, सदर्न पॉवर्टी सेंटर भी रन करती थी, फिर एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनकी किताब एनवायरमेंटल इशू पे लिखी हुई जॉन्स हॉपकिंस छापता है, पर वो भी कर रही थी। उनके हस्बैंड ACLU में के लिए काम करते हैं, जिसमें इमिग्रेंट्स, ब्लैक, सब करो। तो जिस किसी के साथ थी वो अपने काम के अलावा थोड़ा कुछ और कर रहा था, तो कॉमनैलिटी थी। तो अच्छे दोस्त मिले हैं हर जगह और हर कलर के, हर नेशनैलिटी के, हर कॉम्प्लेक्शन के। आप अपने घर में खुद खाना पकाना और अपने देख रेख करने का सारी चीज़ें आप खुद कर लेती हैं? मुझे खाना बनाना कभी पसंद नहीं आया। सालों साल जब प्रोफेशनल लाइफ में थी तो हफ्ते में 3 बार बाहर खाती थी, 3 दिन लेफ्ट हो, और अच्छा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था जो जिनके साथ जाके सिर्फ खाना खाती थी। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा बनाया, कुछ साल पहले जब हार्ट अटैक हुआ, बीमार हुई, तब से ज़्यादा बनाना शुरू कर। क्या बनाती? दाल चावल इतनी गंदे कि 3 दिन खाती हूँ। मेरे सब फ्रेंड्स को, एक पिछले मेरे बर्थडे पे 5-6 लोगों ने सेलिब्रेट किया, सबिया वॉर्ड, उनकी वाइफ जेनी और एक और दोस्त है फ्रैंकलिन, सरप्राइज करने की तुम्हारा बर्थडे है। उनमें से कोई कहना लगा कि तुम, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, तुम खाना नहीं खाती, खाना बना के खाया करो। उसने, एक फ्रेंड ने कहा, तुमने उसका बनाया खाना देखा है? सो खाना, ये बाकी काम तो करना पड़ता ही है, महीने में 2 बार सफाई करनी, वो सब तो डे टू डे करना पड़ता है, पर जरूरतें कम है तो हो जाता है। जैसे अपने कपड़ों पे इस्त्री आप खुद कर लेती हैं? हाँ, सब कुछ। अच्छा। अरे बाबा, वहाँ तो हाँ, एक बात भूल गई कि वैसे मैं वेस्टर्न क्लोज में बड़ी कंफर्टेबल हूँ, पढ़ाया साड़ी पहन के हैं, सेमिनार साड़ी पहन के दिए हैं, चाहे वो जापान में, जर्मनी या स्वीडन में। वो उसकी वजह है, एक सेमिनार बिना साड़ी पहने दिया, वो वर्स्ट सेमिनार था, तो साड़ी पहन के कुछ बदल जाता है। मैं बेटर सेमिनार देती हूँ, बेटर टीचिंग कर, वो मेरा क्रच है, तो इसलिए। अच्छा, फिल्मों में आपकी दिलचस्पी कैसी है? फिल्मों में जो पसंद है मुझे, फेवरेट वहाँ के इंगमर बर्गमन जो स्वीडिश डायरेक्टर थे, फेलिनी। यहाँ मुझे स्मिता पाटिल इतनी पसंद थी। ज़्यादा मूवीज कभी भी नहीं देखती थी, पर उनकी डेथ के बाद मूवीज ही नहीं देखी, इतना दुख था बहुत। तो स्मिता बहुत पसंद थी। एक शबाना आज़मी भी अच्छी लगी। फिर जो
दीना पार्टी की कुछ मूवियाँ, फायर वाटर वगैरह, वो अच्छी। पर इंगमर बर्गमन उस बारे में बहुत पसंद थे, फेलिनी और जो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स थे, और एक्टिंग बहुत अच्छी। आई मीन मजा आ जाता है। और म्यूजिक क्या सुनती हैं? म्यूजिक की कहानी है। टोन डेफो, बेगम अख्तर को थर्ड रो में बैठ के सुना हुआ है। बेगम अख्तर बहुत पसंद थी, अच्छी, मतलब समझ ना हो, पसंद थी। वहाँ आप सुनती हूँ पुराने गाने, बेगम अख्तर, कमला छरिया, उन लोगों को। फिर सुनती हूँ सिलोन के पुराने गाने जो आते हैं ना पुरानी फिल्मों के, वो सुनती हूँ। सुनने का ऐसा, वहाँ अमेरिकन फोक म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। पीस मूवमेंट के जितने गाने वाले थे पसंद है। जैज पसंद, समझ ना आए, पसंद आता है। एक वर्कशॉप में, उसमें एक वर्कशॉप थी जिसमें एक चीज़ वो आपकी डायरेक्टर वर्कशॉप की कहेगी और 5 मिनट में आपने पोएम लिख के रख देनी है और फिर सब लोग क्रिटिक करेंगे। और जो इंस्ट्रक्टर बड़ी अच्छी टीचर है वो पोइट्री की, सिसिलिया वॉलट, उसने कहा कि एक गाना चुनो और उस पर कुछ लिखो 5 मिनट। वहाँ के कोई गाना याद नहीं आया। एंड में याद आया बेगम अख्तर का मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। वो लाइन लिखी, ट्रांसलेट करके फिर सुनाई और लिखी। तो मिक्सचर है, सुनने का कोई खास नहीं। मुझे इतनी हंसी आई कि कुछ भी याद नहीं आया। फिर मैं कहा मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना, वो लिख उस पर कर। फिर उनको समझाना पड़ा कि क्या मीनिंग है, क्या है, और ये हमारी कविता है। चलता है। आपका जो लिविंग स्पेस है उसमें किताबें किस तरह की हैं, कितनी हैं? किताबें पुराने वहाँ के पोइट्स, लॉन्गफेलो, वुड, उन सब को लेके, फिर इस दौर की जैसे सिमोन दे बोवार, सार्त्र, वो वगैरह हैं सारी। और फिर अब कंटेम्प्रेरी पोइट्री वहाँ बेस्ट लिखी जा रही है, ब्लैक्स, बहुत अच्छी पोइट्री, तो वो लोग हैं। एक ज़माने बहुत किताबें इकट्ठी हो गई थी, पूरा ये जो कि मैं नहीं पार्ट करना चाहती, पर इतनी किताबें थी और थोड़ा डाउन साइज कर रही थी, तो हर महीने स्कूल में 20 से किताबें ले जाती थी, जिसको चाहिए जो चुन लो, तो बहुत सी निकालती हैं, जो लगा के रखने ना रखने, जो रखी हैं वो सिर्फ इस तरह की रह गई हैं जो पाठ नहीं कर पा रही, जिसमें पोइट्री भी है, हर तरह की, हर तरह। कौन सी ऐसी हैं जो बिल्कुल भी पाठ करने का दिल नहीं करता? कौन सी हैं? वर्ड्सवर्थ की कुछ हैं, लॉन्गफेलो की कुछ हैं, हाँ, कुछ प्रेज हैं, टेनेसी विलियम के जो बहुत पसंद हैं, नहीं, यूजीन ओनील के, सिमोन के कुछ, सिमोन दे बोवार के, सार्त्र के, वहाँ और कौन है याद नहीं आ रहा, कुछ एग्जिस्टेंशियल और लोगों के, हाँ, सलमान रश्दी की सारी किताबें इस तरह की। अच्छा, आपकी इस ज़िंदगी के सफ़र में आपकी मुलाकातें, हिंदी लेखकों की तो हम लोग बात कर चुके, इसके अलावा जो इंडियाज़ हुज़ हू लोग होते हैं, ग्रेट अचीवर्स और अपनी अपनी फील्ड के मास्टर लोग, स्पोर्ट्स से, साइंस से, सिनेमा से, ग्लिटर की दुनिया से, किन से आपकी मुलाकातें होती रहीं? बहुत कम से। हाँ, जब सलमान रश्दी ने अपना सारा बुक्स आर्काइव्स अटलांटा में दी हैं, एमरी यूनिवर्सिटी को, एज ए पार्ट ऑफ इट उनके 4 लेक्चर थे, सुनने के, मिलना नहीं कह सकेंगे। इसी तरह जिन्होंने लिखी है विक्रम सेठ, जब वो रीडिंग के लिए आए तो पहल सारी ऑडियंस में, आई वॉज दी ओनली इंडियन, तो थोड़ी बातचीत। और किसी, हाँ, एक जो बहुत अच्छा वहाँ लिखते हैं, इंग्लिश में मैथ पढ़ाते हैं पर इंडियन, एंड ही इज गे, मिनाल सूरी, जिसकी है डेथ ऑफ विष्णु, उनसे थोड़ा मिलना हुआ। राइटर्स में तो और तो कोई याद नहीं आ रहा जो वहाँ मिली हूँ। म्यूजिशियन में हम लोग सबको सुन सके, जैसे पहली बार वहाँ एक विमेंस कॉलेज था,
प्रिडोमिनेटली ब्लैक, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था। इट्स नोन एज द बेस्ट वुमेन्स कॉलेज, जो लीडरशिप है वहीं से आती है। वैसे ही एक कॉलेज में कमला हैरिस भी गई हुई थी। तो वहाँ एक प्रोफेसर थे, वो इंडिया ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मुझे एज ए की नोट बुलाया था टू स्पीक अबाउट वुमेन और इंडियन का। पहली बार वहाँ आए थे चौरसिया और शिव कुमार और साथ जाकिर। वैसे तो मिलना ही था उनको, पर क्योंकि मैं पार्ट थी, स्पीकर थे, तो हमारा डिनर जाकिर हुसैन को मिला। सच अ चार्मिंग फेलो। उनसे मैं 3-4 पहले बार तो वहाँ मिल लिया। उसके बाद वो हर साल कॉन्सर्ट पे आते थे, नाम नूम भूल गए थे, हाथ पकड़ के, माई स्वीट हार्ट यू आर गेटिंग यंगर एंड आई एम गेटिंग ओल्डर, अपने अंदाज में। सच अ जेंटल सोल। तो उन लोगों को मिले। और हाँ, कौन से जो क्लासिकल सिंगर जो अब बूढ़े हो गए हैं, जिनकी डिसाइपल है, उसका नाम उनका स्कूल भी है, और जिन्होंने अटलांटा में फॉर्म किया है, नाम भूल रहे, जसराज, पंडित जसराज। उनको बड़ी कॉन्सर्ट से छोटी कॉन्सर्ट पे सुना हुआ है। इसी तरह जो गज़ल सिंगर थे पाकिस्तान से, जिनकी है रंजिशी सही, मेहंदी हसन, उनको बड़ी महफिल में सुना हुआ है, 20-30 की महफिल में सुना हुआ है बड़े ढंग से। वली मोहम्मद की उनकी है ना, किसी की आँख का नूर, उनको 5-6 बार और छोटी महफिल में, और अपनी वाइफ बेटे के साथ उन लोगों से मिलना हो गया है। और हाँ, जो एक मुशायरे में शबाना, जावेद के भाई सलमान, और आधा गांव जिन्होंने लिखी थी महाभारत के सारे डायलॉग, वो आए हुए थे। तो थोड़ा वक्त मिलना क्या, हम जाके नमस्ते करने लगता, बड़ी बात है, हमने मिल लिया है। अभी वहाँ पर बैठकर जब आप भारत को देखती हैं, तो किन चीज़ों से दिल खुश हो जाता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, या इस फील्ड में? सबसे बड़ी बात, द अचीवमेंट ऑफ वुमेन। मैं हर साल यहाँ आके, मैंने 2-3 बार साहित्य अकेडमी अटेंड की। I look at Indian women, the grace, the competence and the way they represent themselves. बहुत दिल खुश होता है, और लगता है I mean I have so much to learn from them. इतने, जिसे क्या कहते हैं, बहुत ही बहुत, वो मुझे बेस्ट लगा है। बाकी सड़कें वगैरह आगे से बहुत अच्छी हो गई हैं वो तो भाई, पर मैक्सिमम आई सी द चेंज एंड ग्रोथ इन विमेन एंड द कॉन्फिडेंस दे प्रोजेक्ट एंड हाउ कॉम्पिटेंट दे आर। इलेट हो जाती हूँ वो देख के। मैंने कहा अब सब ठीक होगा। आप भी उन लोगों में हैं जो इतने साल भी रहने के बाद विदेश की धरती पर भारत के अचार, पापड़, बड़ियाँ और खाने मिस करती हैं? मिर्ची खा नहीं सकती, इसलिए अचार पापड़ नहीं। हैविंग सेड दैट, आपको बताती हूँ कि मिस क्या करती हूँ। जब भी किसी मीटिंग में अमेरिकन में जाओ, खासकर किसी सी साइड में, तो वहाँ वेजिटेरियन खाना तो मिल जाता था, पर खा के इतनी उब जाती थी। घर आके कुछ ना हो तो एक अचार था, उसको थोड़ा डाल के, पानी डाल के सूप पी लो, तो लगता था खाना खा लिया। तो वो इंडियन चीज़ वो वाली है, पर वैसे मसाले वगैरह नहीं पसंद हैं। हाँ, बहुत पहले, अब तो जब अटलांटा मूव की तो 2 इंडियन रेस्टोरेंट थे, अब 100 रेस्टोरेंट, हर तरह का खाना मिल जाता है। शुरू में बेंगलुरु में मुझे याद है, नहीं बेंगलुरु नहीं, बॉस्टन में मुझे याद है कि किसी खाने की तलब होती थी, इडली खानी, क्योंकि बचपन में बेंगलोर का था, पराठों का नहीं, किसका नहीं। किसी ने कहा कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुली है, तो बहुत मजे वो इडली खाने को मिलेगी, तो वो चीज़ें रह जाती हैं कहीं ना कहीं छुपी। पीछे हम लोग सोच रहे थे कि वहीं जैसे उम्र बढ़ रही है तो किसी असिस्टेड फैसिलिटी में चले जाएं। मैं ऐसी सोचा, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी कह रहे थे, देख के आए, खाना खाया। मैंने कहा हर दिन पास्ता, ये नहीं, इंडियन खाने का क्या होगा। और रेस्टोरेंट में जाके चाहे खाऊंगी, पर इंडियन तो खाऊंगी एवरी फ्यू वीक्स का। पर कुछ थाई खाना खा के लगता है इंडियन खा लिया, तो वो भी चल जाता है।
तो हमारी तरफ से तो बातें पूरी होने को आई हैं। कमला दत्त जी, आप कुछ और कहना चाहती हो तो कहिए। सबसे बड़ी बात कहनी है कि कमला जैसी लड़की को इरफान साहब से मिलने का मौका मिल गया। सच कह रही हूँ, मेरे लिए सच बात कहती हूँ, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि आपसे मिलना होगा, बोल पाऊंगी। मैं तो इसी से खुश थी कि इरफान साहब को देख लिया है। सचमुच कह रही हूँ, ये पूरे तहे दिल से, इसमें कोई बनावट नहीं है। और सच बड़ी बात है ये चीज़। और आपने हमसे बात कर ली, ये जिससे कहते हैं मैं, मेरे लाइफ में है कि बेगम अख्तर को सुना था और दलाई लामा को जब पहली बार सुना, उसी तरह ये लम्हे भी याद रहेंगे। बहुत शुक्रिया कमला दत्त जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और हम लोग कुछ उन यादों को ताज़ा कर पाए जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, और कुछ वो बातें भी कर पाए जो अभी बदलता हुआ वक्त और समाज हमारे सामने पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।